हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत करता हूं और आई होप आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। सभी को नमस्ते, नमस्कार, गुड इवनिंग। भाई आज हम बात करेंगे बेटा रासायनिक बलगतिकी और विद्युत रसायन के बारे में और उसके पीवाईक्यू वगैरह करेंगे और चेक करेंगे भाई हमसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, और बड़े दिमाग लगा के क्वेश्चन करोगे तो हो भी जाएंगे। सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आता है जो आईआईटी एडवांस 2021 में आया बेटा, और इसके आंसर एक से ज्यादा है। ध्यान रखना, एक से ज्यादा है बेटा। तो अभिक्रिया 2x प्लस वाई गिव्स पी के लिए अभिक्रिया की दर x समीकरण के द्वारा दी गई है। अब देखो बेटा, यहां पर एक सिंपल सी बात बताता हूं। अगर मैं ये जो dp बटे dt है अभिक्रिया की दर है, और कैसे प्रूव करेंगे इसको। आप लोग जानते होंगे जो अभिक्रिया की दर होती है 1/2 माइनस के डी एक्स की सांद्रता अपॉन में dt ऐसे लिखते, बराबर यहां पर y का 1 है तो माइनस के डी y की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन में dt ऐसे लगते, बराबर P जो है उत्पाद है और एक ही है तो dp अपॉन dt ऐसे। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, ये जो dp अपॉन dt है यहां पर भी आया है और ये अभिक्रिया की दर के बराबर भी है, और ये k बराबर x के बराबर आ गया। इसका मतलब है कि अगर x की घात 1 है तो यहां से हमें एक बात समझ में आ गई बेटा। आप कहोगे सर जी क्या समझ में आ गई हमें यहां से बात। मैंने कहा कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इतना तो समझ में आ गया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और हम x के आधार पर ही करेंगे बात। और y पर जो है अभिक्रिया की कोटि 0 है, मतलब y पर निर्भर नहीं कर रहा, नहीं तो यहाँ पर y की घात भी होती। तो x की पावर 1 है, इसका मतलब x के रेस्पेक्ट में हम लोगों को देखनी है अभिक्रिया में क्या होगा। शुरुआत में 2 लीटर x और 1 लीटर y को मिलाकर 1 लीटर घोल बनाया गया। तो बेटा अगर हम प्रारंभिक सांद्रता की बात करें इसकी भाई x नॉट, तो वो होगी x के मोल बटे आयतन टोटल जो दे रखा होगा, और वो थे 2/1 यानी 2 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। अगर आप y नोट निकालोगे बेटा तो y के मोल रखोगे अपॉन में टोटल आयतन जो भी घोल बनाया होगा, तो वो होगा 1/1 बराबर 1 मोल प्रति लीटर। ठीक है, ये प्रारंभिक सांद्रता आ गई बेटा y की। फिर इन्होंने कहा कि अभिक्रिया चली और 50 सेकंड के बाद अभिक्रिया मिश्रण में, ठीक है, अभिक्रिया मिश्रण में 0.5 मोल y के शेष बचता है। इस अभिक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन है या है। और इसीलिए मैंने मतलब एक से ज्यादा आंसर बोले, और दिया गया है नेचुरल 2 का मान। देखो बेटा, आप लोग ये समझ के चलिएगा, हमें इतना तो पता है बेटा, अगर मैं यहां पर अभिक्रिया को कराता हूं भाई, एक बार करा के देखता हूं। मान लो मेरे पास 2x प्लस वाई और यहां पर उत्पाद P है। टाइम शून्य पर यानी प्रारंभ में इसकी जो सांद्रता होगी वो होगी 2 मोल प्रति लीटर, इसकी होगी 1 मोल प्रति लीटर, और ये खत्म। अब 50 सेकंड बाद यहां पर 2 माइनस के 2x, 1 में से x जाएगा तो इसका x बचेगा बेटा। तो जो हमारे पास इसकी सांद्रता है y के, वो 0.5 मोल बचे। तो बेटा जो y की सांद्रता होगी हम लोग कहेंगे 50 सेकंड पर y की बची सांद्रता कह लो या मोल कह लो, क्योंकि एक आयतन तो 1 ही लीटर है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 माइनस एक्स, क्योंकि ऐसे दे रखा है हमारे पास, y की सांद्रता बराबर 0.5, क्योंकि दे रखी है ना उसने 1 लीटर में 0.5 मोल बचे शेष। तो 1 माइनस एक्स को जब आप 0.5 के बराबर रखोगे तो x का मान आ गया 0.5। इससे जब 0.5 यहां रखोगे तो बचेगा 1 मोल प्रति लीटर, और इसका बचेगा बेटा हमारे पास 0.5 मोल प्रति लीटर। ठीक है, और ये भी आपके पास 0.5 मोल प्रति लीटर ही बनेगा। तो सबसे पहले इन्होंने पूछा है बेटा अभिक्रिया का वेग स्थिरांक k का मान 13.86 गुणा 10 की घात -4 सेकंड इनवर्स है। अब जैसे आप इसको हल करोगे ना आगे, तो हमारे पास क्या होगा बेटा, फॉर्मूला आपको याद होगा। यहां पर वैसे तो होता है बेटा k गुणा टी बराबर नेचुरल लॉग x की प्रारंभिक सांद्रता बटे x की सांद्रता। हम लोग x के ऊपर ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि x के अपेक्ष ही अभिक्रिया की कोटि 1 है और y पर निर्भर करती नहीं अभिक्रिया की दर।
तो आप लोगों ने देखा होगा प्रारंभिक सांद्रता हम लोग जानते हैं 2 थी, फिर हमारे पास 1 रह गई, और क्योंकि अभिक्रिया में बेटा यहाँ पर 2x है, ध्यान रखना 2x है। जब भी रस समीकरण मिति गुणांक 1 से अधिक होता है, जिसके आधार पर हम बेटा व्यंजक लगाते हैं, तो वो रस समीकरण मिति गुणांक k या t के साथ गुणा में जाता है। तो यहाँ पर kT नहीं होगा, खाली आप 2 से गुणा करोगे, 2 गुणा kT। अब यहाँ पर आपने 2 गुणा k का मान निकालना है, t का मान हो जाएगा हमारे पास 50, और नेचुरल इसका मान होगा नेचुरल log 2 बटे x का मान हो गया 1। तो भाई नेचुरल log 2 का मान दे रखा है 0.693। अब यहां से 100 है बेटा, तो k की वैल्यू होगी 0.693। 100 उधर चला जाएगा, 10 की घात माइनस के 2, इस दशमलव को इधर ले गए तो 6.93 गुणा 10 की घात माइनस के 3, सेकंड इनवर्स ये होगी बेटा 6.93 गुणा 10 की घात माइनस के 3, ये होनी चाहिए k का मान। यहाँ पर k का मान कितना दे रखा है बेटा, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 13.86 गुणा 10 की घात माइनस के 4। तो ये तो करेक्ट नहीं हुआ बेटा, ये तो इनकरेक्ट हो गया, पहले वाला विकल्प तो गलत ही हो गया हमसे। आप कहोगे हाँ सर ये बात तो समझ में आ गई हमें, ठीक है। अब है x की अर्ध आयु, x की अर्ध आयु काल 50 सेकेंड है। अगर आप थोड़ा अभिक्रिया ध्यान दो, यहां पर इन 50 सेकंड के अंदर आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, पहले प्रारंभ में x की सांद्रता 2 मोल प्रति लीटर थी, अब वो 1 मोल प्रति लीटर हो गई, इसका मतलब आधी हो गई। अब यहां पर हम लोग कहेंगे चूंकि 50 सेकंड में x की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाती है, अर्थात जो अर्ध आयुकाल होगा बेटा, अर्ध आयुकाल होगा जो हमारे पास t/2, वो 50 सेकेंड ही होगा, ठीक है। वो क्या होगा बेटा, 50 सेकेंड ही होगा। तो इसको हमने कर दिया भाई लॉक, क्योंकि हमने तो यही देखा भाई। तो आप लोग देखोगे इसमें दूसरे ऑप्शन में दे रखा है x की अर्ध आयुकाल 50 सेकेंड है, बिल्कुल करेक्ट है भाई, ये करेक्ट है। अब इन्होंने बोला है 50 सेकंड पर x के विलुप्त होने की दर माइनस के dx/dt बराबर 13.86 गुणा 10 की घात माइनस के 3 मोल प्रति लीटर होगी, और माइनस के dy/dt 100 सेकंड बाद y की पूछी है, निकाल लेते हैं भाई, इसमें क्या दिक्कत है। देखो बेटा ये हो गया। अब देखो यहां पर सबसे पहले आप लोग अभिक्रिया की दर का फॉर्मूला जानते ही हो बेटा। अभिक्रिया की दर किसके बराबर होगी बेटा, अभिक्रिया की दर होती है ROR बराबर 1/2 माइनस के dx/dt, ठीक है, बराबर माइनस के dy/dt बराबर और dp/dt, ये बराबर होगा के x की पावर। अब क्योंकि 50 सेकंड पर ध्यान रखना, 50 सेकंड पर, ठीक है, 50 सेकंड पर क्या होगा भाई, 50 सेकंड पर क्या होगा बेटा, आप कहोगे भाई 50 सेकंड पर, सर जी 50 सेकंड पर कुछ ऐसा होगा, ठीक है, 50 सेकंड पर क्या होगा हमारे पास, एक मिनट देना भाई, 50 सेकंड पर क्या होगा कि हमारे पास जो प्रारंभिक सांद्रता होगी इस बार, क्योंकि देखो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो kx है, और x की जो सांद्रता है 50 सेकंड पर वो क्या होगी 1, और k का मान हमने जान रखा है। तो आप लोग क्या करोगे बेटा कि जो अभिक्रिया की दर होगी रेट ऑफ रिएक्शन बराबर 1/2 माइनस के dx/dt, और बराबर कर दोगे आप k का मान आपने निकाल ही लिया, कितना निकाला भाई, k का मान 6.93 गुणा 10 की घात माइनस के 3, x का, और भाई
और x का मान कितना दे रखा है बेटा हमारे पास 1 मोल प्रति लीटर हो जाएगा। अब आप जैसे इसकी ब्रज गुणा करोगे 2 के साथ तो माइनस के dx अपॉन में dt बराबर होगा हमारे पास 2 तिया 6 और 2 नम कितना हो गया भाई 18 और 12 और 1 हो गया 13, तो 13.86 गुणा 10 की घात माइनस के 3 आएगा बेटा। ठीक है, इसको नोट करो फटाफट। और यही हमें क्या दे रखा है बेटा, विकल्प सी में दे रखा है, तो यहां से आप टिक कर लोगे। ठीक है जी, तो आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी भाई। 13.86 हमें दे रखा है, 13.86 गुणा 10 की घात माइनस 3, तो ये भी करेक्ट हो गया। अब 100 सेकंड पर y के विलुप्त होने की दर क्या होगी बेटा? आप लोगों को एक बात पता होगी बेटा, अर्धायुकाल 50 है। ठीक है, तो आप प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए ये भी जानते होंगे, अगर हमें नंबर ऑफ अर्ध आयुकाल पता है, मतलब अर्ध का आयुकाल की संख्या पता है, तो आप बची हुई सांद्रता डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। आप कहोगे सर कैसे? देखिए 100 सेकंड पर आपकी बची हुई सांद्रता पता लग जाएगी। ठीक है, उससे क्या होगा, आप बची हुई सांद्रता वगैरह निकाल लोगे भाई, कितनी निकलेगी कितनी नहीं निकलेगी। राइट, तो देखो बेटा 100 सेकंड बाद 100 सेकंड यदि टोटल टाइम 100 सेकंड है, तो आपको याद होगा टोटल टाइम बराबर होता था n गुणा अर्ध आयुकाल, और टोटल टाइम अगर 100 सेकंड होगा बेटा n गुणा 50 अर्धायुकाल, तो पहले 50 सेकंड निकाल ही दिया था हमने, तो n का मान आ गया बेटा हमारे पास 2। n का मान क्या आ गया बेटा हमारे पास 2 आ गया। क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है, n का मान 2 निकालने पर a की बची हुई सांद्रता निकाल लेते हैं, यानी x की बची हुई सांद्रता निकाल लेते हैं। तो आपको याद होगा x की जो बची हुई सांद्रता थी वो क्या हुआ करती थी बेटा, x नोट बटे 2 की पावर n, ऐसे रखा करते थे x नोट, और ऐसे बची हुई सांद्रता करते थे। या आप अगर भूल गए होंगे फॉर्मूला तो मैं आपको बता दूं, a बराबर होता था a नॉट बटे 2, पर क्योंकि यहां पर अभिकारक x मान रखा है हमने, कहां पर गया भाई, अभिकारक हमारे पास क्या है बेटा x है, तो इसीलिए जो बची हुई सांद्रता होगी उसको हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से कि x बराबर होगा x नोट बटे 2 की पावर n। अब यहां पर बची हुई सांद्रता होगी हमारे पास 2 और 2 की पावर 2, यानी 2/4। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता हमारे पास 2 थी, 2 मोल प्रति लीटर, और 2 अर्धायुकाल आए, तो ये हो जाएगी हमारे पास 1/2 यानी 0.5। ठीक है, अब देखिए बेटा 100 सेकंड पर आपको बची हुई सांद्रता पता लगानी है। आप लोग ये भी देखकर चलिए कि हमें जो चौथा विकल्प है 100 सेकंड पर y के विलुप्त होने की दर पूछिए क्या होगी। तो बेटा अभिक्रिया की दर एक तरीके से विलुप्त होने की दर के बराबर ही तो हुई कि नहीं हुई, आपको यस। और ये किसके बराबर होगी बेटा, kx के बराबर, क्योंकि ये बराबर होगी dp बटे dt, तो सब बराबर ही होंगे। तो हम लोगों ने क्या करा बेटा, यहां पर ध्यान से देखिएगा 100 सेकंड पर x की जो सांद्रता होगी वो होगी 0.5, और हम लोग जानते हैं कि जो अभिक्रिया की दर होगी वो माइनस के डी y अपॉन में dt इसके बराबर होगी, और k x की सांद्रता के बराबर होगी। अब k का मान हमने निकाल रखा है पहले से ही, 6.93 गुणा 10 की घात माइनस 3 आया था बेटा, तो 6.93 गुणा 10 की घात माइनस के 3 बटे, और भाई k का मान हमारे पास x का मान हमारे पास 0.5 कह लो या 1/2 कह लो, 1/2 रख दिया, इससे कट गया, तो ये आ गया 3.4, और 1 इधर चला गया और 3 इधर, 6 5 3.4, ये आ गया भाई हमारे पास 3.465 गुणा 10 की घात माइनस के 3, और x की जो सांद्रता है वो हमने रख दी। तो देखो यही दे रखा है कि नहीं, तो देखो 3.46 गुणा 10 की घात माइनस 3 यही दे रखा है बेटा। इसका मतलब है इसका करेक्ट आंसर डी भी होगा। तो बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, आप लोग कर सकते हो।
और इसको नोट कर लो बेटा। थोड़ा बस लेंदी था, पर ऐसा नहीं था कि कठिन था, समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो कठिन तो बिल्कुल नहीं था, पर हाँ लेंदी बहुत था, तो उसको नोट कर लीजिएगा प्लीज। आशा करता हूं कि यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी बेटा। ठीक है, अब देखते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। आईआईटी जेईई एडवांस 2020, दी गई अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आलेख प्लॉट सही है। यहाँ पी नोट और पी प्रारंभिक सांद्रताएं दे रखी है पी की, और टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अगर मैं आप लोगों को बताऊं बेटा, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या होता है, ये होता है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब इसके बाद आप अभिक्रिया करा रहे हो NaOH के साथ, तो यहां पर टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बना। अब ये एक प्रकार की समस्थानिक अभिक्रिया है, और NaCl बाय प्रोडक्ट होगा, NaBr जो भी है। ठीक है, तो ये समस्थानिक अभिक्रिया है बेटा, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखी होगी। आप लोग ये बात जानते हो कि जो 3 डिग्री हेलो एल्केन है वो SN2 अभिक्रिया नहीं देते, वो देते हैं SN1। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई बेटा, SN1। अब S का मतलब होता है बेटा सब्स्टिट्यूशन, यानी विस्थापन, प्रतिस्थापन। N का मतलब होता है नाभिक रागी, कि नाभिक रागी द्वारा प्रतिस्थापन जिसकी अभिक्रिया की कोटि 1 हो, यही इसका मतलब है। आपको हाँ सर, तो इसका मतलब तो ये हुआ बेटा कि जो अभिक्रिया की कोटि है वो 1 है, और अभिक्रिया की कोटि के लिए कुछ कुछ चीजें होंगी जो आपको ध्यान रखना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो जो आप जानते होंगे, आप जानते होंगे क्या भाई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आप कहोगे सर रेट जो है अभिक्रिया की दर वो के, और जो भी आपके पास मान लो ये जो दे रखा है ना प्लॉट दे रखा है पी नोट, मतलब ये प्रारंभिक सांद्रता है। ठीक है, दी गई अभिक्रिया में से निम्नलिखित में से कौन सा आलेख सही है। यहाँ पी नोट पी की प्रारंभिक सांद्रता है। ठीक है, जो भी हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल है ये पी दे रखा होगा। ठीक है, और अब हमारे पास वही एक टर्शरी ब्यूटाइल जिसको आपने पी कहा। ठीक है, तो रेट तो हो गया बेटा ये हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास रेट जो है, एक और फॉर्मूला होता है प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए, अर्ध आयुकाल 0.693 बटे के, ये भी पढ़ा होगा आपने। और एक बचा होगा प्रारंभिक सांद्रता ए नॉट बराबर, या बची हुई सांद्रता ए बराबर ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। तो ये ग्राफ वगैरह हम बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर अर्ध आयुकाल देखा जाए तो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर ही नहीं कर रहा, कांस्टेंट है। आप देखो प्रारंभिक सांद्रता जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, इसका जो अर्ध आयुकाल होता है वो कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, क्योंकि 0.693 ये भी कांस्टेंट है, और के क्या है बेटा, ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये तो करेक्ट हो गया बेटा। फिर इसने बोला इनिशियल रेट जो है वो पी नोट पर निर्भर नहीं कर रहा। कैसी बात कर रहे हो, अभिक्रिया की दर पी के समानुपाती है, पी का मान बढ़ेगा तो रेट क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। इसका मतलब ये तो हो गया गलत हमारे पास। फिर आगे देखिए, और Q बटे पी का मतलब, ठीक है, मतलब Q बटे पी का अनुपात दे रखा है भाई क्या होगा, और नेचुरल लोग P बटे पी नोट, पी नोट बटे, अच्छा ठीक है ठीक है। ये अब देखो बेटा, इन्होंने क्या माना होगा, ये तो रहा P और ये होगा Q, प्रोडक्ट जो है वो Q से डिनोट करा होगा। अब देखते हैं भाई, यहां पर आप लोगों को एक बात पता होगी, जब हमारे पास A बराबर ए नॉट, यानी यहां पर A को P कहा है, तो P बराबर पी नोट का जब मान होता है तो ये ग्राफ ऐसा आता है बेटा, एक्सपोनेंशियल घटता हुआ जाता है। तो बेटा अगर अभिकारक एक्सपोनेंशियल रूप से घटेगा तो जो उत्पाद है वो बढ़ेगा। तो यहां पर Q बटे P का देखते हैं, अभी सॉल्व करते हैं। पहले आप लोगों ने एक और चीज पढ़ी होगी इसके बारे में, ऐसे करके K गुना टाइम नेचुरल लोग, नेचुरल लोग क्या होगा भाई हमारे पास, P नोट बटे P होगा। यही होता है ना भाई, P नोट बटे P। अगर मैं इसको इधर ले आऊं, मैं इसको इसको ऐसे कर लूं, K गुना टाइम बराबर माइनस के नेचुरल लोग, तो ये P बटे P नोट हो जाएगा।
और भाई इसको इधर ले आए, नेचुरल लॉग P बटे P नॉट, इसको इधर ले आए तो ये माइनस के KT के बराबर होगा। तो y बराबर जब mx प्लस c की तुलना करोगे तो इसका जो ढाल होना चाहिए वो ऋणात्मक होना चाहिए बेटा। यहां पर हमारे पास धनात्मक दे रखा है, तो ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता बेटा। Q क्या है? प्रोडक्ट, तो हमें केवल ये निकालना है। तो जो प्रोडक्ट की मात्रा होगी वो देख लेते हैं। तो सीधी बात है, अगर आप दोनों साइड में नेचुरल लॉग लोगे यहां पर माइनस इधर करके, तो यही आएगा बेटा करेक्ट। Q मतलब यहां पर प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि अगर अभिकारक ऐसे घटेगा तो उत्पाद ऐसे बनेगा बेटा, बढ़ता हुआ दिखेगा। और स्टार्टिंग में Q 0 होता है, टाइम 0 पर ये भी लेके चलेंगे। तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो गया बेटा A और C। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बेटा। अगला क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है यहां पर, और जो कि जेई एडवांस 2011 में आया हुआ है। पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है बेटा। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया ए गैसियस, ठीक है, ए गैसियस 2B गैसियस प्लस के C गैसियस के लिए, जो कि स्थिर आयतन, वॉल्यूम और 300 केल्विन ताप पर, ठीक है, 300 केल्विन ताप पर हो रही है। टाइम 0 पर जो टोटल प्रेशर है वो P1 है, और समय ये T होगा, समय T पर कुल दाब P है। प्रारंभ में केवल गैस A मौजूद है और जिसकी सांद्रता A नोट है, ठीक है, जिसकी सांद्रता A नोट है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसने बोला है भाई T/3 समय के में जिसमें A का आंशिक दाब अपने प्रारंभिक मान का T/3 रह जाता है, ठीक है बेटा। ये T मान लेना बेटा, T/3 वह समय है तो T/3 वह समय है जिसमें A का आंशिक दाब अपने प्रारंभिक मान का 1/3 रह जाता है। यह मानते हुए कि गैस आदर्श व्यवहार करती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा करेक्ट होगा? तो आपको इसका पहले जो आपको याद होगा, क्लास में गैसेस इन वालों के एक्सप्रेशन बताए थे बेटा, ठीक है, तो एक्सप्रेशन वाले करने हैं आपको। चलिए, 4 विकल्प है बेटा, ये चारों में से एक करेक्ट है, सिंगल करेक्ट है, ठीक है, कथन है, मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब क्वेश्चन बेटा आपको जितना सीधा लग रहा है उतना सीधा है नहीं, ठीक है, पर ऐसा भी नहीं कि हो ना पाए। लेंदी, फिर से बोलूंगा, लेंदी है पर होगा। देखो अभिक्रिया दे रखी है, पहले तो अलग पेपर ले लूं मैं। A + 2B + C, देखो बेटा A बराबर, यहां पे तो A ही है, 2B और प्लस C ये है, और सारे के सारे जो है गैसीय अवस्था में है, ये देख लेना भाई। अब यहां पर नॉर्मली प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो आप लोग ये तो मान के चलोगे बेटा K गुणा टाइम बराबर नेचुरल लॉग P नॉट बटे P फाइनल, यानी जो भी होगा P नॉट का मतलब प्रारंभिक दाब A का, और PF का मतलब होता है फाइनल दाब। हम मान रखेंगे, उसके हिसाब से एक्सप्रेशन बनाते हुए चलेंगे। अब देखो बेटा, यहां पर हमारे पास क्या हुआ, स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था तो उस टाइम पर ना तो ये था ना ये था, जो था वो हमारे पास क्या था बेटा, टाइम 0 पर टोटल दाब P1 था। इसका मतलब P1 किसका दाब था? A का दाब। तो ये हमारे पास P1 होगा बेटा, ठीक है, प्रारंभिक दाब P1 है, तो जहां P नोट है वहां पर तो P1 आ जाएगा, ठीक है। अब P फाइनल का मान रखना है, तो हमने क्या काम करा, टाइम T पर P नोट जो बच्चा हुआ इसका होगा बेटा P फाइनल, वो होगा P1 में से P मान लो टूट गया, तो यहां पर 2P बनेगा और यहां पर बनेगा बेटा P बनेगा। तो टाइम T पर कुल दाब किसके बराबर है बेटा? टाइम T पर कुल दाब P दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। जब P वहां दे रखा है तो उसको मैं P डैश मान लूं बेटा, ताकि ये कंफ्यूज ना हो, ये P डैश है। तो भाई हमारे पास क्या हुआ, इन सब के आंशिक दाब को जोड़ लिया, तो P
टोटल जो होगा वो होगा ए का आंशिक दाब प्लस बी का आंशिक दाब प्लस सी का आंशिक दाब, क्योंकि हम लोगों को आदर्श मानना, आइडियल मानना है, तो डाल्टन का नियम लग गया यहाँ पर। पी टोटल हमारे पास पी दे रखा है, और भाई पी ए का मान है हमारे पास, पी ए का मान है पी वन माइनस के पी डैश प्लस के 2p प्लस के पी डैश, ऐसे। अब इससे कट गया बेटा, तो हमारे पास p बराबर आ गया p1 प्लस के 2p डैश। तो जब इधर जाएगा तो हमारे पास जो p डैश का मान आएगा वो आएगा p माइनस के p1, ठीक है, p माइनस के p1/2, ये आएगा बेटा p डैश का मान, क्योंकि p इधर जाएगा तो माइनस p1 और ये 2 बार गुणा होगा ऐसे करके, ये आया है p डैश का मान। अब हमें क्या चाहिए बेटा, p फाइनल। तो हम लोग p फाइनल के लिए, p फाइनल का मतलब होता है बचा हुआ दाब, तो p1 में से माइनस करेंगे p डैश, तो p माइनस के p1, ठीक है, p माइनस के p1/2, ठीक है। तो हमारे पास 2p1 माइनस के p और प्लस के p/2 आ गया बेटा। तो यहां से 2p1 और ये 2p1 और प्लस के ये भी p1 था ना, 3p1 हो जाएगा, 3p1 माइनस के p/2, ये pf का मान आ गया। और जब आप pf का मान यहां रखोगे तो देखो ऐसा होगा, इस वाले एक्सप्रेशन में k गुणा टाइम बराबर नेचुरल लोग p नोट के स्थान पर p1, क्योंकि प्रारंभिक दाब p1 मानी हुई है, और यहां पर आएगा 3p1 माइनस के p, और 2 चला जाएगा ऊपर 2p1। तो यहां पर अगर आप देखोगे 3p नोट वही मतलब है, p नोट p1 एक ही बात है, माइनस p1 और बटे टाइम के बीच का ग्राफ है। तो अगर आप यहां पर बेटा इसको ऐसे लिखते हो, k गुणा टाइम बराबर नेचुरल लोग 2p1, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया, माइनस के नेचुरल लोग 3p1 माइनस के p। अब उन्होंने p1 को देखो क्वेश्चन में कहीं जगह पर p1 दे दिया और यहाँ पर यूज कर रखा है p नोट, तो बेटर है p नोट ही दे दो, क्योंकि सब में p नोट ही तो दे रखा है, इसमें भी इसमें भी। अरे यार, इसको p नोट ही कर लो फिर आप, है ना, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। पर अभी के लिए भाई मैंने समझना कि p1 p नोट मान के कराए, ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन करवा दिया मैंने, p1 मतलब p नोट, ठीक है। अब यहां पर ये चला गया बटे में ऐसे करके। अब हमने क्या काम करा बेटा, इसको ले आए इधर, क्योंकि ये तो परिवर्तित होगा, तो नेचुरल लोग 3p1 के स्थान पर p नोट रख दो, क्योंकि एक ही मान रखा है, माइनस के p बराबर, ये नेचुरल लोग 2p नोट है, तो उसका मतलब है 2p नोट माइनस के kt, y बराबर c प्लस mx बेटा इसका ग्राफ होगा, टाइम और इसके बीच में खींचेंगे, क्योंकि प्रारंभिक सांद्रता कांस्टेंट है, तो ये तो अंत्यखंड हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला ग्राफ हमारा करेक्ट हो गया, ए नेचुरल लोग 3p नोट माइनस के p टोटल, और यहाँ पर टाइम दे रखा है, इवन इन्होंने p के स्थान पर भी p टोटल रखा हुआ है, कोई बात नहीं। फिर आता है भाई इन्होंने टाइम और ए नोट के बीच का ग्राफ खींचा है, तो टाइम और ए नोट के बीच का अगर ग्राफ खींचोगे तो वो डायरेक्ट नहीं आएगा आपका, ठीक है। कैसे बता देता हूं मैं आपको, हम लोगों को प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, प्रथम कोटि की अभिक्रिया बेटा, कोटि की अभिक्रिया के लिए एक एक्सप्रेशन पता होगा भाई, क्या, कि भाई ठीक है, मान लो हमारे पास यही अभिक्रिया है, a प्लस के a गिव्स 2b प्लस c, यही होगी। तो हमारे पास यहां पर तो एक ही है, तो आपने पढ़ा होगा a बराबर a नॉट e की पावर माइनस के kt, ठीक है, a बराबर a नॉट e की पावर माइनस kt।
तो अगर आप बेटा यहां पर देखना चाहोगे ग्राफ, सपोज करो आपको यहां पर दे रखा है टी को कर रखा है 1/3 और टाइम का रखा है A0, ठीक है। चाहे तो इस वाले एक्सप्रेशन से कर लो, या आप लोग ये भी जानते होंगे k गुणा टाइम बराबर नेचुरल लोग प्रारंभिक सांद्रता बटे बची हुई सांद्रता। अब हमारे पास क्योंकि ये एक्सप्रेशन है, ये वाली अभिक्रिया है A प्लस के 2B, A गिव्स सॉरी 2B प्लस C, गैसीय गैसीय गैसीय। टाइम 0 पर अगर मैं इसकी प्रारंभिक सांद्रता को A0 रख लूं, ये कुछ नहीं है। टाइम T/3 का मतलब होता है बेटा जब अभिक्रिया में जब अभिक्रिया 1/3 खर्च हो जाए, अर्थात A0 में से A0/3 खर्च हो जाए बेटा, ठीक है। तो बची हुई सांद्रता कितनी होगी हमारे पास, 2A0/3, 2A0/3, फिर भी प्रारंभिक सांद्रता के बीच में ग्राफ नहीं आएगा, कांस्टेंट रहेगा। कैसे बताता हूं, k के स्थान पर k रखा, t के स्थान पर आपने T/3 कर दिया, नेचुरल लॉग A0 के स्थान पर A0 रखा बेटा। अब जो A है इसके स्थान पर आपने रख दिया 2A0/3, तो A0 से A0 कर दिया। नेचुरल लॉग 3/2 क्या है, कांस्टेंट, k भी क्या है, कांस्टेंट। जो T/3 होगा ना बेटा, एक तरीके से ये हमारे पास कांस्टेंट होगा बेटा, ये ऐसा नहीं कि प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ भाई इसका बी ग्राफ नहीं हो सकता। फिर उन्होंने लिखा है नेचुरल लॉग P0 माइनस के P टोटल बटे टाइम, नेचुरल लॉग P0 बटे माइनस का P टोटल बटे टाइम ये बताना है आपको। नेचुरल लॉग P0 माइनस के P टोटल बटे टाइम, ये सेम ही आएगा बेटा। प्रारंभिक सांद्रता और टोटल ये भी टाइम के साथ साथ घटेगा, तो करेक्ट ये भी है हमारे पास। और जो रेट कांस्टेंट होगा हमारे पास, रेट कांस्टेंट प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर वैसे भी नहीं करता। k बराबर होता है 0.693 अपॉन में अर्धायुकाल, आपने पढ़ा होगा ये। तो अर्धायुकाल फिक्स होगा इस अभिक्रिया का, तो ये प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, ठीक है, रेट कांस्टेंट। तो भाई इसीलिए यहां पर कांस्टेंट है। और सिर्फ रेट कांस्टेंट की बात नहीं है, रेट कांस्टेंट केवल एक ही चीज पर निर्भर करता है, वो है अभिक्रिया की प्रकृति और ताप पर। तो ये भी करेक्ट हो गया बेटा। तो आंसर इसका होगा बेटा ए, सी और डी, ये ए सी डी ये होंगे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाइयों अगले क्वेश्चन के लिए। और अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, थोड़ा ध्यान से देखना। आईआईटी जेईई 2011 में क्वेश्चन आया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है N2O5 2N2O5 gives 4NO2 प्लस O2 के लिए निम्नलिखित में से सही कथन है या है, मतलब एक से ज्यादा करेक्ट आंसर होंगे इसको। अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घातीय रूप से एक्सपोनेंशियल घटती है। अगर आप लोगों को याद होगा कोई भी अभिक्रिया हो, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए A बराबर होता है A0 e की पावर माइनस के KT होता, पर यहां पर 2 लिखा है, ठीक है, तो हमने यहां पर 2KT रख दिया। तो हमारे पास होगा A बराबर A0 e की पावर माइनस के 2KT, ये एक्सप्रेशन होगा बेटा इसके लिए, ठीक है। क्योंकि आपको याद होगा जब भी कोई रस समीकरण विधि गुणांक एक से ज्यादा होता था, कुछ भी होता था, वो k के साथ गुणा में जाता था। तो अभिकारक की सांद्रता समय के साथ जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो वैसे वैसे बची हुई सांद्रता यानी अभिकारक की सांद्रता समय के साथ घातीय रूप से एक्सपोनेंशियली घटती है। सत्य बात है, पहला स्टेटमेंट तो सत्य आ गया बेटा। तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कम हो जाता है, तापमान बढ़ाने पर अर्ध आयुकाल कम हो जाता है। देखिए बेटा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एक खास बात यह होती है कि जो अर्ध आयुकाल होता है ना, वो होता है 0.693 अपॉन में k। और k की अगर मैं बात करूं कि अगर मैं मान लो टेम्परेचर को बढ़ा देता हूं, टेम्परेचर को बढ़ा देता हूं, तो k क्या होगा बेटा, वो भी बढ़ता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ताप के बढ़ने पर जो दर नियतांक है वो बढ़ता है, और प्रत्येक 10 डिग्री बढ़ाने पर दर नियतांक 2 गुना हो जाता है लगभग। तो ये बात तो क्लियर है कि ताप बढ़ेगा तो k बढ़ेगा। अब k बढ़ेगा बेटा, k बढ़ेगा तो जो हमारे पास अर्ध आयुकाल होगा बेटा प्रथम कोटि के लिए,
वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की अर्ध आयु काल कम हो जाती है। ये बात भी हमारे पास बेटा क्या हो गई, सत्य हो गई। तो आप इसको भी टिक कर दोगे। नेक्स्ट है, अभिक्रिया की अर्ध आयु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करती है। अर्ध आयु काल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, तो इसको हटा देंगे हम लोग। अभिक्रिया को 99.6% पूरा होने में लगने वाला समय इसकी अर्ध आयु काल का 8 गुना होता है। ठीक है, तो इसमें कैसे करोगे भाई, कैसे करोगे बेटा, इसमें क्या करोगे आप, ऐसे करना बेटा, जैसे मान लो आपके पास ये है 2N2O5, ठीक है, 4NO2 और प्लस O2, ये अभिक्रिया है। तो टाइम 0 पर इसकी प्रारंभिक सांद्रता को A0 मान लेना, और टाइम 99.6 का मतलब पता क्या होता है, कि जब बची हुई सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता जो है A0 पॉइंट ये गुणा 99.6 बाईता नहीं हो जाएगा 996, इतने परसेंट अभिक्रिया हो जाए। ठीक है, इतने परसेंट अभिक्रिया हो जाए, क्योंकि 99.6 को आप भाग करोगे 100 से। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, 100 में से अगर ये घटाओगे 99 पॉइंट, तो 0.4 A0 बटे 100 यही आएगा बेटा। ठीक है, तो हमारे पास 0.004 A0 ये होगी हमारे पास बची हुई सांद्रता। ठीक है, और हम लोग ये भी जानते हैं, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि अभिक्रिया यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर आप 2K लेके चलना। ठीक है, कभी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि जो भी रस गणमितीय गुणांक होगा वो K के साथ गुणा में होगा। अब आप लोगों को बेटा बची हुई सांद्रता पता लग गई 99.6 पे, प्रारंभिक पता लग गई इतनी। ठीक है जी, अर्धायु काल आपने मान रखा है, तो इसका जो K होगा ना, K कैसे निकालोगे बेटा आप, 0.693 अपॉन में 2 गुणा T/2, ये समीकरण 1 मान लेना, और इस पर लगा देना नॉर्मल वाला व्यंजक, कि भाई 2 गुणा K गुणा T 99.6 बराबर, ठीक है, और 2.303, अगर नेचुरल लोग का मान दे रखा है तो नेचुरल लोग ले लेंगे, दे नहीं रखा तो लोग ही बढ़िया है, लोग रख लिया। प्रारंभिक सांद्रता बटे बची हुई सांद्रता, तो यहां पर लिखा बेटा हमने 2 गुणा K T, K के स्थान पर ना ये मान रख लो 0.693 अपॉन 2 गुणा T/2, और यहां पर आ जाएगा बेटा T 99.6 बराबर 2.303 log A0 बटे 0.004 A0, A0 से A0 कट गया, इधर आ जाएगा बेटा 1000, इसका मान हो जाएगा 3, log 1000 का मान हो गया 3, इससे कट गया बेटा ये 0.693 को आप कैसे लिख सकते हो बेटा, 2.303 log 2 लिख सकते हो, मतलब प्रैक्टिस का खेल है ये, मेरा तो है। आप इसको वैसे नॉर्मल तरीके से भाग कर लेना, तो मैंने इसके स्थान पर ये लिख दिया बेटा, और 2.303 log 1000 का मान हो गया 3, मेरा क्या हुआ, सिंपली ये कट गया इससे। ठीक है, ये कट गया इससे, अब log 2 का मान होता है 0.3। ठीक है, तो log 2 का मान हो गया बेटा, पक्का ना इतना ही होगा भाई, 99, एक बार चेक कर लो भाई, मैं इसमें से कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बस, कि भाई 99.6 को भाग करो 100 से -1 से, ठीक है, बची हुई सांद्रता ठीक है 0.004, ऊपर आ गया 1000। ठीक है, अब आप log 3 के स्थान पर मान लो 0.3 रख देते हो, तो T 99.6 बटे T/2 बराबर 3, तो इसको करोगे तो नीचे जाएगा 10, 3 से 3 कटेगा, तो लगभग 10 गुना होगा यार ये तो, 10 गुणा T/2,
हमें दे रखा है बेटा 8 गुना, तो इसका मतलब है इस वाले को आप टिक नहीं करोगे, जो 8 गुना वाला है इसको आप टिक नहीं करोगे। ठीक है, अर्ध आयु काल का 8 गुना होता है, और मुझे तो ये कितना निकल के आया भाई, 10 गुना निकल के आया लगभग, क्योंकि लोग 2 को आप 0.3010 रखते हो तो अप्रोक्सीमेट उतना आ गया भाई। तो इस तरीके से हमें हल करना था, पहले एक बार फिर से देख लूं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है दोस्तों, यही करना है आपको, ठीक है। चलिए, तो इसको आप टिक नहीं करेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। अब देखो बेटा, अब हमारे पास क्या हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, एक कार्बनिक यौगिक प्रथम कोटि के अपघटन फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन से गुजरता है, इसकी सांद्रता को अपनी प्रारंभिक सांद्रता का 1/8 और 1/10 भाग होने में लगा समय t 1/8 और t 1/10 है। ठीक है, तो इसका अनुपात गुणा 10 का मान क्या होगा, और log 2 का मान दे रखा है 0.3। ठीक है, देखिए कोई भी अभिक्रिया हो, A गिव्स टू उत्पाद। अब हम टाइम 0 पर मान लेते हैं कि जो प्रारंभिक सांद्रता है टाइम 0 पर वो A नोट होगी। टाइम 1/8 का मतलब होता है जब वो अपनी प्रारंभिक सांद्रता का 1/8 भाग होने में लगा समय, मतलब बचा इतना है। तो अब हमारे पास जो बची हुई सांद्रता होगी वो होगी A0/8, और T/10 का मतलब होता है जब वो हमारे पास प्रारंभिक सांद्रता का 10 गुना होगी। ठीक है, चलिए भाई हम लोग जानते हैं बेटा, हमारे पास पहले इसके लिए लगा लेते हैं समय। तो हम लोग लिखेंगे K गुना टाइम बराबर K गुना टाइम 2.303 लोग 2.303 लोग, ठीक है, लोग प्रारंभिक सांद्रता बटे अंतिम सांद्रता A। तो हमारे पास K गुणा T/8 बराबर 2.303 लोग A नोट। तो इन्होंने बोला है बेटा अपनी प्रारंभिक सांद्रता का होने में लगा समय, यानी कि अभिक्रिया करने में। ठीक है, ये बची है, बची हुई सांद्रता है ये। ठीक है, अदरवाइज अगर मान लो तो कि T/8 डायरेक्ट कहता तो इसका मतलब होता T/8 अभिक्रिया कर चुका है, बचा हुआ मतलब इसका होगा 1/2 भाग। ठीक है, वो अलग चीज है, पर इसने बोला है तो कभी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर रख दिया आपने A0/8, ये 8 रख दिया बेटा आपने। ठीक है, और A0 से A0 काट दिया भाई। इसको आप 2 की पावर क्या कर सकते हो, इसको आप समीकरण 1 मान लो या 2 की पावर 3 कर दो। K गुणा T/8 2.303 लोग 2 की पावर 3 आगे आ जाएगा। K गुणा T/2 बराबर 2.303 गुणा 3 लोग 2, समीकरण 1 आ गया। इसी प्रकार से हम लोगों ने दोबारा से हल किया भाई क्या, T/10 के लिए। तो K गुणा T/10 बराबर 2.303 लोग प्रारंभिक सांद्रता बटे बची हुई सांद्रता हो जाएगी A0 बटे यहाँ पर A0/10 यानी 10। इससे कट गया बेटा, लोग 10 का मान होता है 1, तो K गुणा T/10 बराबर 2.303। ठीक है, बस लोग 10 का मान 1 रख दिया। ये हमारे पास होगी समीकरण 2। अब हमें मान निकालना है बेटा T 1/8 गुणा बटे 3 1/10 और गुणा 10 का मान निकालना है। तो हमने समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर दिया, ये T/8 था बेटा, है ना। तो हमने जब भाग करेंगे तो T/8 और T/10 बराबर, इन दोनों समीकरणों में 2.303 से कट जाएगा। यहां पर आएगा 3 गुणा log 10 log 2, 3 गुणा 3 log 2, बस और क्या, बाकी कुछ नहीं है। K से K कट जाए बेटा। अब हमें क्योंकि निकालना है यहाँ पर एक तरीके से देखो, इंटू में 10 भी करना है, तो दोनों साइड 10 से गुणा कर दी, तो T/8
T/10 गुणा 10 बराबर 10 गुणा 3 और log 2 का मान होता है 0.3। तो इसकी गुणा करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा 0.9। ठीक है, और 0.9 की मल्टीप्लाई जब 10 से करोगे तो हमारे पास मान आएगा 9। तो निकटतम पूर्णांक का क्वेश्चन था, इसका आंसर आ जाएगा बेटा 9। क्या आ गया भाई आंसर? 9 आ गया आंसर। ठीक है, 9 आ गया बेटा। आशा करता हूं कि यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी भाई। ठीक है, अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया A प्लस के B गिव C प्रोडक्ट है। ठीक है, ये हमें अभिक्रिया दे रखी है और इसमें हमें 4 एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं। जब A की सांद्रता 0.15 मोल प्रति डेसीमीटर क्यूब यानी मोल प्रति लीटर और B की सांद्रता इतनी हो और C की सांद्रता इतनी हो तो अभिक्रिया की दर y गुणा 10 की घात माइनस के 5 डेसीमीटर क्यूब ये डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड पाई जाती है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड पाई जाती है। y का मान है। IIT एडवांस 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो सबसे पहले क्या है कि जब हमारे पास ना ये हो बेटा अभिक्रिया, तो अभिक्रिया की दर को आप पहले यहां पर वो निकालो अवकलन दर नियम। तो a की पावर m, b की पावर n और c की पावर आप कुछ भी मान लो p मान लो, ये आपको निकालना है MNP। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखो, कहीं पर ऐसा देखो जहां पर C की सांद्रता मतलब किसी की भी सांद्रता बदल रही हो और अभिक्रिया की दर ना बदल रही हो। तो आप देखो भाई सब में दे रखा है। चलिए, तो हम लोगों ने क्या करा बेटा, यहां पर हमने मान लिया इस तरीके से R1 बराबर K, R1 बराबर K, A1 की पावर M, B1 की पावर N और बेटा C1 की पावर P। यहां पर R2 बराबर हमने मान लिया K, A2 की पावर M, B2 की पावर N, C2 की पावर P। R3 के बराबर आ गया K, A3 की पावर M, B3 की पावर N, C3 की पावर P। R4 का मान आ गया बेटा K, A4 की पावर M, B4 की पावर N और C4 की पावर P। अब आपको करना क्या है, बेसिकली इनकी अभिक्रिया की कोटि निकालना है और फिर बाद में K वगैरह निकालना है, नियतांक वगैरह सब निकालना पड़ेगा। लंबा क्वेश्चन है पर सरल है, ऐसा नहीं कि हो नहीं पाएगा, आसान क्वेश्चन है। तो हम ऐसे अभिक्रिया ले लेते हैं जहां पर बेटा कुछ कट सके, जहां पर सेम हो। आप यहां पर देखो A और A की सांद्रता कॉमन है, C और C की सांद्रता अलग है, बस B की सांद्रता बदल रही है। और अभिक्रिया की देखो, अभिक्रिया की दर है वो समान है। देखो A की सांद्रता कांस्टेंट, C की सांद्रता कांस्टेंट, B की सांद्रता बदली, तो अभिक्रिया की दर तो बदलनी चाहिए थी ना। इसका मतलब ये हुआ कि B की सांद्रता बदलने पर अभिक्रिया की दर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो एक चीज तो क्लियर हो गई बेटा, आप कहोगे क्या सर, n का मान निकल के आ गया 0, क्योंकि Bn m की घात 0 होगी भाई, अभिक्रिया की दर निर्भर कर ही नहीं सांद्रता पर, तो इसका मतलब इसकी घात 0 रखोगे तो यहाँ पर इसका मान 1 हो गया कांस्टेंट। ये तो हमें बिना भाग करे हो गया। अगली बार देखिए, अगली बार मैंने क्या लिया बेटा, इन दोनों को ले लेते हैं भाई, R2 और R3 से भाग करके देखते हैं भाई। तो हमारे पास R3 बटे R2 ऐसे करोगे। अब हमें B की सांद्रता पर ध्यान ही नहीं देना, क्योंकि इसकी कितनी भी पावर करो तो 0 ही रखी जाएगी। ठीक है, तो आपके पास ये बचा बेटा। तो इसमें जब R2 को R3 से भाग करोगे तो आप देखोगे A3 और A2 बराबर है, तो ये कट जाएंगे, लेकिन C2 और C1 अलग अलग हैं। तो हमारे पास बेटा C2 बटे C1 की घात P कर देना। R3 का मान कितना दे रखा है बेटा, इसको लिख दोगे 1.2 को 12 गुणा 10 की घात माइनस के 5 और इसको लिख देना 6 गुणा 10 की घात माइनस के 5 दे रखा है। ठीक है, K से K कट जाएगा बराबर। अब हमारे पास C2 का मान कितना दे रखा है बेटा, C2 का सॉरी C3 का, ऊपर C3 रखना था ना, माफी चाहूंगा भाई,
C3/C2 की पावर P। तो C3 का मान कितना दे रखा है बेटा हमारे पास 0.2, तो 0.2/0.1 की पावर P, इस पॉइंट से पॉइंट कट गया, इससे ये कट गया, 6 दूनी ये, तो 2 की पावर 1 और 2 की पावर P, तो P का मान आ गया बेटा 1। P का मान कितना आ गया बेटा 1 आ गया। अब हमें निकालना है M का मान। M का मान तब निकलेगा जब C की पावर सेम रहेगी। तो आप एक काम करो, C सेम रहेगा और A क्या हो, बदल रहा हो। तो एक काम हो सकता है दोस्तों, आप कहोगे सर क्या? देखिए, इसको ले लो आप, पर यहाँ पे तो सेम है, सारे ही सेम है क्या? आप इसको ले लो भाई, इसको ले लेते हैं बेटा, R4 और R3 को। R4 और R3 को भाग करोगे जब आप, इसकी सांद्रता का कोई मतलब नहीं है हमारे पास। R4 R3 में, ठीक है, हमारे पास क्या होगा बेटा, R4/R3, K से K कट जाएगा, तो हमारे पास होगा A4/A3 इसकी पावर M, और बेटा C4/C3 इसकी पावर P है। अब क्योंकि P का मान 1 निकाल चुके हैं हम लोग, तो R4 का मान कितना है बेटा 9 गुणा 10 की घात माइनस के 5, ठीक है। तो इसको हमने लिख दिया बेटा 9 गुणा 10 की घात माइनस के 5। R3 का जो मान है 1.2, इसको 12 कर लो, 12 गुणा 10 की घात माइनस के 5 बराबर A4 का मान कितना दे रखा है बेटा, A4 का मान है 0.3, तो 0.3 और 0.2 इसकी पावर हो जाएगी M बराबर, और C4 का मान कितना दे रखा है बेटा, C4 का मान दे रखा है हमारे पास 0.1 0.2, तो ये हो जाएगा 0.1 और 0.2 की पावर 1, पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब देखो बेटा यहां पर, इससे ये कट गया, यहां पर 3, यहां पर 4, ये 2 है, इससे ये भी हो गया 2, ठीक है। तो इस पॉइंट से ये हट गया, तो बेटा ऊपर बचा 3/2 की पावर 1 बराबर, यहां पर 3/2 की पावर M, तो M का मान भी कितना आ गया बेटा 1 आ गया। M का मान कितना हो गया 1 आ गया बेटा। अब हमें अभिक्रिया की दर निकालनी है ना, तो हमें लोग बेटा रेट कांस्टेंट भी निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो अभिक्रिया की दर बैठेगी अब, वो हमारे पास होगी रेट बराबर के A की पावर, B की पावर 0 और C की पावर बेटा 1। तो B की तो कोई भी कंसंट्रेशन हो उससे मतलब नहीं है। हम लोगों ने क्या करा, एक जगह पर रेट रख दिया 6 गुणा 10 की घात माइनस 5, ठीक है, 6 गुणा 10 की घात माइनस के 5 बराबर के ए का मान कितना दे रखा था बेटा यहां पर 0.2, और बी कुछ भी रखो। सी की सांद्रता कितनी दे रखी है बेटा 0.1, 0.1। इससे क्या हुआ, इस पॉइंट से ये पॉइंट गए, तो यहां पर 10 की घात माइनस के 2 आ गया। अब ये कट गया बेटा 10 की घात माइनस 5, 10 की घात माइनस के 3 बचा, 2 ही कम, ये 3 हो गया। तो के का मान आ गया हमारे पास 3 गुणा 10 की घात माइनस के 3। अब जो के का मान है वो सांद्रता के बदलने पर बदलता नहीं है, वो फिक्स हो गया, ठीक है। अब बेटा हमें क्या निकालना है, के का मान भी निकाल लिया। अब हमें अभिक्रिया की दर तब निकालनी है जब ए की सांद्रता ये, बी की सांद्रता ये और सी की सांद्रता ये दे रखी हो। तो देखो भाई, हम लोग लिखेंगे रेट बराबर होगा के ए की पावर 1, बी की पावर 0 और सी की पावर 1। तो के का मान कितना आया हमारे पास 3 गुणा 10 की घात माइनस 3, 3 गुणा 10 की घात माइनस के 3। अब ए का मान कितना दे रखा है बेटा उसने 0.15, 0.15। बी कुछ भी दे रखा हो उसका मान तो एक ही होगा, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल घात इतनी है। और यहां पर भी 0.15 दे रखा है सी का, आप देखो सी का भी 0.15 है।
अब आप इसको हल करोगे बेटा तो 3 गुणा 15 कर लो उसको, गुणा 0.15 करके रखो, तो ये 10 की घात माइनस के 5 हो जाएगा। अब हमारे पास कितना हो गया बेटा, 15 15 275 की तिया से मल्टीप्लाई कर लो। तो अब देखते हैं इंटीजर टाइप में कितना मान आता है। तो ये आ गया बेटा हमारे पास 6.75 गुणा 10 की घात माइनस के 5, और हमारे पास जो दे रखा है y गुणा अभिक्रिया की दर y गुणा 10 की घात माइनस के 5 का रखी है। तो y का आपको मान बताना है भाई, ठीक है, y का आपको मान बताना है। तो इसको जब आप राउंड ऑफ करोगे बेटा तो 7 जो है 5 से बड़ा मान है, इसको हटाओगे तो इधर एक जोड़ दोगे, तो 6 में एक जोड़ोगे तो 7 गुणा 10 की घात माइनस के 5 आएगा। तो यहां से y का मान 7 निकल के आ गया, यहां से y का मान 7 निकल के आ गया। ये क्वेश्चन था हमारा IIT एडवांस 2019 का। छाप लो बेटा इसको फटाफट, पहले के निकालना है, मतलब इनको हल करना है, फिर आपको बाद में y ये निकाल लेना है। y का मान 7 आ गया। आशा करता हूं कि यहां तक तो क्लियर हो गया होगा भाई, यस और नो, ठीक है। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या है, IIT JEE 2010 का क्वेश्चन है, सिंगल करेक्ट है बेटा। तो आप जानते होंगे कि तापमान एक, तापमान के साथ दर नियतांक, एक मिनट भाई, ये तापमान, ठीक है, तापमान T के साथ दर नियतांक K के परिवर्तन के को दर्शाने वाले आरेख नीचे दिए गए हैं। वह आरेख जो आर्हेनियस समीकरण को संतुष्ट का या पालन करता है। देखो बेटा आर्हेनियस समीकरण क्या है, पहले तो ये समझो। आर्हेनियस समीकरण हमारे पास है K A की पावर E की पावर माइनस के E A बटे RT, यानी E A क्या है, सेकंड ऊर्जा। तो जैसे ये 1/T है, तो 1/T को बढ़ाओगे तो E की पावर माइनस एक्स में बढ़ेगी, ठीक है, और T का मान बढ़ाओगे तो E की पावर माइनस एक्स में घटेगी। अब E की पावर माइनस एक्स का मतलब ये हुआ कि जब T का मान 0 होगा तो E का मान अनंत हो गया, तो ये मान 0 हो गया। तो टेम्परेचर के बढ़ने पर K बढ़ना चाहिए लेकिन एक्सपोनेंशियली, ठीक है। अब ये आप देखोगे T के बढ़ने पर दर नियतांक कभी घटता तो है नहीं, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता बेटा। तापमान के बढ़ने पर कभी क्रिएट कांस्टेंट घटता नहीं है, ये आपने देख लिया, या तो ये या तो ये। पर बेटा देखो सिंपली अगर बात करें हम लोग K और T की, ठीक है, आप लोगों को याद होगा स्ट्रेट लाइन कब आती थी बेटा, स्ट्रेट लाइन कब आती थी, जब हमारे पास T और K के बीच में स्ट्रेट लाइन तो आ नहीं सकती, नहीं तो ये होना चाहिए था y बराबर mx, तो ये तो E की पावर माइनस एक्स है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा केवल A, सिंगल करेक्ट था, इसको टिक करना था और आगे बढ़ना था, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइएगा बेटा, IIT JEE एडवांस 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन जो है बेटा आप लोग करोगे होमवर्क, ठीक है, और ये मल्टीपल सेलेक्टिव है। उच्च सक्रियण ऊर्जा का सामान्य अर्थ होता है एक तीव्र अभिक्रिया होता है, नहीं, सक्रियण ऊर्जा जितनी ज्यादा होती है अभिक्रिया उतनी स्लो होती है। तो ये तो हमारे पास गलत हो गया बेटा, ठीक है। उसके बाद तापमान में वृद्धि के साथ दर नियतांक है, दर नियतांक बढ़ता है। तो हम लोगों ने इतना तो पढ़ा है कि तापमान में वृद्धि के साथ दर नियतांक बढ़ता है, ऐसा उन टक्करों की संख्या बढ़ती है जिनके कारण होता है, जिनकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा से अधिक होती है। मतलब एक तरह से प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ती है जब तापमान बढ़ता है। ये भी हमारे पास सत्य है बेटा, ये मतलब ये सत्य वो गलत था। विकल्प सी, सक्रियण ऊर्जा का परिमाण जितना अधिक होगा दर नियतांक की ताप पर निर्भरता उतनी ही अधिक मजबूत होती है। बिल्कुल सही बात है, सक्रियण ऊर्जा का मान जितना बढ़ेगा आपको तापमान, तो आपको पता है तापमान सीधा सीधा आपके पास इस समीकरण के अनुसार उसकी जो निर्भरता है ए ई की पावर माइनस के ई ए बाय आर टी। अगर सक्रियण ऊर्जा बढ़ेगी तो आपका दर नियतांक कम होगा, अभिक्रिया की दर घटेगी।
तो तापमान जितना ज्यादा होगा तो बेटा के का मान क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। क्योंकि देखो अगर सपोज करो कोई अभिक्रिया का कांस्टेंट भी है, ठीक है, हमें कांस्टेंट बनाना है, तो बेटा जितना ज्यादा ई बढ़ाओगे आपको ताप भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि अनुपात सेम रहे और अभिक्रिया की दर मेंटेन रहे। तो कहीं ना कहीं जो दर नियतांक है वो टी पर निर्भर करता है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास सत्य हो गई बेटा। पूर्व घातांकी कारक यानी ए की बात कर रहा है, ये पूर्व घातांकी कारक होता है ए। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर उन टक्करों की दर का माप है जो उनकी ऊर्जा पर ध्यान दिए बिना घटित होती है, ठीक है, यह भी सत्य है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन के जो आंसर है वो पूछा गया है कि भाई आर्हेनियस समीकरण के अनुसार क्या क्या करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। तो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन करने के बाद एक गैल्वेनिक सेल में लवण सेतु का कार्य बताना है और जेई एडवांस 2014 का क्वेश्चन है बेटा। सेल अभिक्रिया के रासायनिक रूप में भाग लेता नहीं लेता है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। आपको याद होगा जब हम लोग दो अलग अलग वो बनाते हैं तो इनके बीच में एक लवण सेतु बनाते हैं जिसका काम होता है इसके लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कम करना, ठीक है, परिपथ को पूरा करना, और साथ ही साथ बेटा जो इन दोनों कंपार्टमेंट होते हैं कैथोडिक और एनोडिक, इनमें आवेश को उदासीन बनाए रखना, मतलब एक तरीके से आवेश को मेंटेन करना। तो सेल अभिक्रिया के रासायनिक भाग नहीं लेता है, ये सत्य बात है। आयनों के एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में विसरण को रोकता है, ठीक है। सेल अभिक्रिया के घटित होने के लिए आवश्यक है और दोनों विद्युत अपघट्य विलयनों का मिश्रण सुनिश्चित करता है। सोचो बेटा और करेक्ट आंसर दो। लेकिन बेटा एक चीज आपने देखी होगी कि आयनों का जो विसरण है ना, उसका कोई चीज आपने पढ़ी नहीं होगी। आपने तीन ही काम पढ़े होंगे, परिपथ को पूरा करना, आवेश को उदासीन करना और बेटा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कम करना। अगर मान लो कोई अभिक्रिया हो रही है और यहां पर किसी आयन की सांद्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जैसे मान लो यहां पर कोई इलेक्ट्रोड हुआ, यहां पर बहुत सारे धनायन है, तो लवण सेतु के अंदर हम एक ऐसा विद्युत अपघट्य लेते थे जिसके दोनों आयनों का आकार लगभग बराबर हो, जिससे विपरीत पर आवेश का आयन आकर इनको न्यूट्रलाइज कर दे और अभिक्रिया होने लगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, बी तो नहीं होगा बेटा। सेल अभिक्रिया के घटित होने की आवश्यक है, मतलब अभिक्रिया ज्यादा होगी अगर लवण सेतु होगा तो, बीच में रुकेगी नहीं। दोनों विद्युत अपघट्य विलयनों का मिश्रण सुनिश्चित करता है, इसका कोई ऐसा आप लोगों ने संबंध नहीं देखा होगा लवण सेतु के साथ, तो डी को हमने हटा दिया। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है जलीय विलयन में, ठीक है, NO3 आयन के अपचयन के लिए ई नोट का मान इतना है। कुछ धातु आयनों के लिए ई नोट के मान दे रखे हैं। जलीय विलयन में NO3 द्वारा ऑक्सीकृत होने वाली धातुओं के जोड़े क्या होंगे बेटा? देखो NO3 का ऑक्सीकरण कौन करेगा बेटा? जिसका मानक अपचयन विभव ज्यादा होगा, वो धातुएं ज्यादा करेंगी। क्योंकि NO3 मान लो अगर ऑक्सीकृत होता है, ऑक्सीकृत होता है तो अन्य को अपचयित होना पड़ेगा, अपचयित होना पड़ेगा बेटा। और अपचयन किसका होगा बेटा? जिसका मानक अपचयन विभव इससे ज्यादा हो, उन धातुओं का होगा बेटा। तो धातु हमें दे रखी है वैनेडियम, आयरन, गोल्ड और मरकरी, और ये मानक अपचयन विभव ही है। अब इसका मान हमारे पास प्लस के 0.96 है। अब मानक अपचयन विभव बेटा किस किस का इससे ज्यादा है वो देखो आप, ठीक है। मानक अपचयन विभव में इससे कौन कौन ज्यादा है बेटा? एक तो है गोल्ड, ये होगा, एक मरकरी, ये तो क्लियर हो गए, ठीक है। और बाकी जब आप अपचयन करके देखोगे तो ई नोट का मान देखना बना के भाई। तो सबसे पहले आप ये देखो, आप एक काम करो, सेल बना के देखो बेटा, ठीक है। इसका ऑक्सीकरण करना है और बाकी का अपचयन। तो जब आप दूसरे का अपचयन करोगे तो इसका तो चाहिए बेटा हमें ई नोट ऑफ ऑक्सीडेशन, ये दे रखा रिडक्शन है। तो अगर मैं वैनेडियम वाले के साथ देखता हूं बेटा, इसको मैंने 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसके साथ तीसरा सेल बनाऊंगा, इसके साथ चौथा सेल बनाऊंगा। तो ई नोट ऑफ सेल, उसका ऑक्सीकरण विभव चाहिए
तो 0.96 प्लस, और इसका हमें चाहिए बेटा अपचयन विभव। वैनेडियम का अपचयन विभव कितना हो गया? माइनस के 1.19। तो ये ओवरऑल मान आएगा नेगेटिव, तो वैनेडियम तो होगा नहीं बेटा, ठीक है, वैनेडियम तो हमारे पास नहीं होगा। तो भाई वैनेडियम को हटा दो आप, क्योंकि इसका ओवरऑल मान नेगेटिव आएगा। तो वैनेडियम जिनमें है वो हटा दो, एक तो ये हटा दो और एक ये हटा दो। अब हमारे पास कौन बचा बेटा? दूसरे के लिए, अगर हम दूसरे के लिए ई नोट ऑफ सेल निकालें, भाई इसका मानक अपचयन विभव दे रखा है, इसका ऑक्सीकरण चाहिएगा बेटा, तो ये माइनस में लेना पड़ेगा हमें, माइनस में है ना। तो ये मान आ गया हमारे पास माइनस के 0.96 और प्लस दूसरे का अपचयन विभव लेना पड़ेगा। अब इसका लेते हो अगर अपचयन विभव तो 0.04 आएगा। मानक अपचयन के लिए ई नोट का मान इतना है, तो जलीय विलयन में NO3 द्वारा ऑक्सीकृत होने वाले धातुओं, सॉरी उल्टा बोल दिया बेटा मैंने, ये ऑक्सीकृत करेगा, ठीक है, ये बेटा क्या करेगा? ऑक्सीकृत करेगा, किसी दूसरे को ऑक्सीकृत करेगा, ठीक है, और खुद का अपचयन होगा। तो आप लोगों को दे रखे अपचयन विभव, आपको चाहिए बेटा ऑक्सीकरण विभव इनके, तो इनका ऑक्सीकरण विभव क्या होगा? उल्टा होगा। अगर आप इसको उल्टा करके देखते हो तो समीकरण को चाहे तो उल्टा कर लो या डायरेक्ट समझ लो। ये हमारे पास 1 2 3 और 4 ये है। तो बेटा जब आप इसका ऑक्सीकरण करके रखोगे, इसका तो अपचयन ही करना है आपको, तो ई नोट ऑफ सेल 1 जो हमने बनाया, इसमें इसका तो लेंगे अपचयन विभव भी। अब जब ये दूसरे को ऑक्सीकृत करेगा तो दूसरे का ऑक्सीकरण विभव चाहिएगा, तो इसका अपचयन विभव दे रखा है, तो ऑक्सीकरण विभव क्या होगा बेटा? प्लस के 1.3, क्योंकि माइनस दे रखा है तो प्लस हो जाएगा 1.19। ओवरऑल मान क्या आएगा? धनात्मक। अगर ओवरऑल मान धनात्मक है मतलब जो वो कह रहा है वो संभव है, तो वैनेडियम तो होना चाहिए बेटा, ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया। फिर उसके बाद सेकंड में देखो बेटा, अगर हम यहां पर E2 नोट निकालें, E2 नोट ऑफ सेल निकालें बेटा, तो इसका तो हमें अपचयन ही रखना है, इनका आपको ऑक्सीकरण रखना है। अब इसका अपचयन दे रखा है, उल्टा करोगे तो बेटा ऑक्सीकरण हो जाएगा, प्लस कर देना 0.04। तो बेटा इसका भी धनात्मक मान आया, इसका मतलब आयरन का भी, मतलब आयरन भी धातु ऐसी है जिसका ऑक्सीकरण करेगा ये। अब बात करेंगे गोल्ड की, तो ई नोट ऑफ सेल जब आप थर्ड का निकालोगे गोल्ड वाले के साथ, ठीक है, तो 0.96 का तो आपको अपचयन ही करना है, इसका ऑक्सीकरण करने के लिए उल्टा करना पड़ेगा, और जहां प्लस है वो माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि प्लस में दे रखा है, तो माइनस के 1.40 आएगा। ये मान छोटा है, ये मान बड़ा है, तो ओवरऑल मान नेगेटिव होगा बेटा। और किसी सेल के लिए अगर ई नोट का मान नेगेटिव है तो इसका मतलब है वो सेल संभव नहीं है बनना, तो भाई गोल्ड तो नहीं होगा विकल्प में। फिर मरकरी की बात करते हैं, ठीक है, E4 की बात करते हैं, ई नोट ऑफ सेल 4 वाले की, तो अपचयन तो बेटा नाइट्रेट को ही करना है, तो 0.96 प्लस, अब इसका जब ऑक्सीकरण विभव रखोगे तो अपचयन दे रखा है तो माइनस के हो जाएगा 0.86। अब ये ज्यादा बड़ा मान है, छोटा मान है, तो ओवरऑल ई नोट क्या रहेगा बेटा? पॉजिटिव। तो मरकरी भी जो है ऑक्सीकृत हो जाएगा नाइट्रेट आयन के द्वारा। तो वो जोड़े देखिए जहां पर ये दे रखे हो, तो वैनेडियम मरकरी को टिक कर रखा है, हाँ भाई होगा, मरकरी आयरन को टिक कर रखा है, भाई होगा, गोल्ड है समय तो गोल्ड को तो नहीं करेगा, तो इसको हटा दो, और यहां पर आयरन और वैनेडियम है तो यहां पर भी कर दो, तो उसका आंसर होगा ए, बी और डी। IIT JEE 2009 का क्वेश्चन है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है JEE एडवांस 2017 का, ठीक है, क्या दे रखा है बेटा इस क्वेश्चन में? निम्नलिखित एक सेल दे रखा है ZnSO4 का मतलब होता है कि यहां पर Zn2+ आयन है, कॉपर सल्फेट का मतलब है कॉपर 2+ आयन है। इन्होंने कहा कि जब Zn+ की सांद्रता कॉपर 2+ सांद्रता की 10 गुना हो जाए तो डेल्टा जी नोट का व्यंजक एक्सप्रेशन बताना है, क्या होगा? तो हम लोगों ने क्या करा भाई, Zn2+ की सांद्रता कॉपर 2+ की सांद्रता की 10 गुना, तो अगर हम कॉपर 2+ की सांद्रता को x मान ले तो ये मान 10x होगा,
उस टाइम पर डेल्टा जी का हमें क्या निकालना है बेटा, व्यंजक निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है भाई। देखिए आपको ये याद होगा बेटा, और बाकी कुछ मान ई नोट ऑफ सेल भी दे रखा है, ठीक है। जब आप इस सेल के लिए अभिक्रिया लिखोगे तो आप लिखोगे बेटा एनोड पर, एनोड पर ऑक्सीकरण होगा जिंक धातु का, तो Zn2 प्लस और प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और भाई कैथोड पर, कैथोड पर कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो कॉपर बनेगा। दोनों अभिक्रिया को जोड़ते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे बेटा। जिंक तो सॉलिड है, कॉपर प्लस 2, और यहां पर हमारे पास होगा भाई क्या, यहां पर हमारे पास होगा Zn प्लस 2 और प्लस के कॉपर। आपको एक बात याद होगी बेटा, अगर आपको याद नहीं है, एक गिब्स मुक्त ऊर्जा की एक समीकरण होती थी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, ठीक है, डेल्टा जी नॉट और प्लस के आर टी नेचुरल लॉग प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। याद है प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, ये क्या करते थे हम लोग, तो हमें डेल्टा जी का मान निकालना है जूल प्रति मोल में। कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा जी नोट के स्थान पर हम रखेंगे माइनस के एन एफ ई नोट ऑफ सेल, ठीक है, और प्लस के आर, तापमान दे रखा है क्या, वो तो टी के रूप में देखना है, आर टी नेचुरल लॉग प्रोडक्ट, यहां पर हमारे पास Zn2 प्लस आयन है और बटे में कॉपर 2 प्लस आयन होंगे बेटा। तो एन का मान यानी इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 2, तो डेल्टा जी बराबर आ गया माइनस के 2f, और ई नोट ऑफ सेल का मान दे रखा है 1.1, यहां पर 1.1 प्लस आर टी नेचुरल लॉग जिंक की जो सांद्रता है वो हमारे पास कितनी दे रखी है बेटा, 10x, तो हमारे पास ये हो जाएगी 10, ठीक है, 10x बटे x, x से x कट गया, तो इसको नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट कर लेना। जब गुणा करोगे तो माइनस के 2.2 फैराडे प्लस 2.303 आर टी log 10 आएगा, और log 10 का मान होता है 1, तो हमारे पास आएगा माइनस के 2.2 फैराडे, ठीक है, प्लस 2.303 आर टी, बस इतना मान होगा डेल्टा जी का। ये हमें निकालना था बेटा। तो आप देखोगे ना इतना कठिन क्वेश्चन नहीं है। तो भाई माइनस के 2.2 फैराडे 2.30 आर टी, प्लस में ये मान प्लस का है, ये माइनस का है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा हमारे पास सी। करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा, हमारे पास सी हो गया। तो इसको आप टिक कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे। सिंपली आपको जेईई एडवांस 2017 क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं करना था, डेल्टा जी वाली अभिक्रिया प्रयोग करनी थी और बस अभिक्रिया लिख के देखना था कितने इलेक्ट्रॉनों का परिवर्तन हुआ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जेईई एडवांस 2016 का। तो इन्होंने कहा है भाई निम्नलिखित विद्युत रासायनिक सेल के लिए, सेल ये दे रखा है बेटा, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका ई नोट 0 हो जाएगा, और M+4 M+2 के लिए ई ऑफ सेल का मान तो दे दिया इतना, तो आपको ये सांद्रता दे रखी है 10 की घात माइनस 10 की घात x, तो x का मान निकालना है, और EM4 प्लस के EM2 इतना दे रखा है, और 2.303 RT बटे F के स्थान पर 0.59 रखना है, ठीक है, और जेईई एडवांस 2016। तो अगर मैं इस अभिक्रिया के लिए ई नोट ऑफ सेल निकालूं बेटा, तो ई नोट ऑफ सेल होगा ई नोट ऑफ, आपको पता है रिप्रेजेंटेशन से भी हम लोग जो है ई नोट निकाल लिया करते थे, तो यहां है प्लेटिनम सॉलिड हाइड्रोजन H+, ठीक है, प्लस के ई नॉट M+4 M+2 प्लेटिनम। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मान तो सदैव क्या होगा बेटा, 0, मानक अपचयन विभव, और इसका मान दे रखा है +4 से +2, +4 से +2 हमें चाहिए, ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 0.151,
तो ई नॉट ऑफ सेल का मान आ गया बेटा हमारे पास 0.151 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब आप इस वाली अभिक्रिया को लिखो। पहले तो सेल की अभिक्रिया लिखोगे तभी आपको इलेक्ट्रॉनों का परिवर्तन पता लगेगा। ठीक है, और आप उस पर नष्ट समीकरण अप्लाई कर सकोगे। तो अगर मैं लिखूं बेटा एनोड पर ऑक्सीकरण हुआ होगा तो हाइड्रोजन गैस 2H+ में कन्वर्ट हुई होगी और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले होंगे। और कैथोड पर बेटा M+4 ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे और M2+ बना होगा। दोनों अभिक्रिया को जब जोड़ोगे तो आप देखना 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, और यहां पर आएगा हाइड्रोजन गैस प्लस M+4 M+2 और 2H+। अब इस अभिक्रिया पर हमें नर्स की समीकरण लगानी है बेटा। तो नर्स समीकरण कहेगी ई ऑफ सेल बराबर ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 बटे n लोग जो प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, इसकी सांद्रता रखते हैं। अब ई ऑफ सेल का मान हमें दे रखा है बेटा 0.092 और ई नॉट ऑफ सेल का मान आ गया 0.151 माइनस 0.059। इलेक्ट्रॉन का जो परिवर्तन है वो 2 है। अब यहां पर लिखोगे बेटा लोग। ठीक है, प्रोडक्ट की जो सांद्रता है वो उसमें M+2 और H+ जाएंगे। तो यहां पर M+2 आयन गया, H+ आयन की सांद्रता का वर्ग जाएगा, यहां पर M+4 आयन जाएगा और यहां पर बेटा हमारे पास हाइड्रोजन का आंशिक दाब जाएगा। अब क्योंकि हाइड्रोजन का आंशिक दाब 1 बार, H+ की सांद्रता 1 मोलर दे रखी है, तो इसका मान, इतने हिस्से का मान भी 1 है और इसका मान भी 1 है। तो ये तो रखो ना रखो। अब आपने क्या काम करा, इस पद को इधर ले आए, प्लस हो गया इधर 0.059 बटे 2 लोग M+2 M+4, ये मान हो गया 0.151। ठीक है, 1.151। तो हमारे पास जब ये इधर जाएगा तो माइनस होगा 0.092। तो भाई इसको हल कर लेते हैं। 0.15 में से 11 में से 2 गए बेटा, 9 बचेंगे। ठीक है, यहां 4 थे, 14 में से 9 नहीं, 11 में से 2 गए, 9 बचे, फिर यहां पर बचा 4, तो 14 में से 9 गए तो हमारे पास बचेंगे 5। तो हमारे पास आ गया बेटा, फिर एक इधर 0 पॉइंट, तो 0.59 ये अंतर आ गया बेटा। और इधर कितना था बेटा 0.059 लोग M+2 और M+4 और बटे 2। अब आप देखोगे इससे कट गया तो यहां पर 1 आया, ब्रज गुणा कर दोगे तो 2 आ जाएगा। लोग M+2 और भाई M+4, जब दोनों के बेस में 10 लोगे तो ये तो खत्म हो गया, M+2 M+4, ये 10 की घात 2 आया। और यहां पर क्या दे रखा था बेटा M+4 कहां गया, M+2 और M+4 का जो अनुपात है 10 की घात XX का मान, तो तुलना करोगे तो x का मान तो बेटा 2 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ x का मान 2 आया। x का मान 2 कहां दे रखा बेटा विकल्प डी में, तो डी को आप टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, डी को आप टिक करोगे और आगे बढ़ोगे। जेईई एडवांस 2016 का ये क्वेश्चन है। अब देखो भाई आगे, ये क्वेश्चन है, ये पेपर का कोड है बेटा, तो कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो। पहले तो ये पेपर का कोड है और ये शायद पैराग्राफ वाला क्वेश्चन हो सकता है। पहले मैं देख लेता हूं कि वही है कि क्या। नहीं, पैराग्राफ वाला तो नहीं है।
298 केल्विन पर मानक इलेक्ट्रोड विभव नीचे दिए गए हैं इनके, लेड का, निकिल का, कैडमियम का, Fe+2 का, सबका दे रखा है। एक विलियन जिसमें 0.001 Mx2 पॉजिटिव और 0.1 मोलर Y2 माइनस उपस्थित हैं, उसमें धातु की छड़ें X और Y डाली जाती हैं, उन्हें एक चालक द्वारा जोड़ा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप X का विघटन यानी X का ऑक्सीकरण होता है। X और Y का संयोजन है, दिया गया है R का मान इतना, फैराडे नियतांक इतना। पूछा क्या है फिर इसमें? चलो एक काम कर लेते हैं, यहां से सिंपल ही बात बताऊं मैं। आपको यहां पर मुझे लगता है ये धातुओं के दे रखी है आपको, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सांद्रता दे रखी है। X का विघटन हो रहा है, मतलब X का ऑक्सीकरण होगा, ठीक है, और Y का फिर सीधी बात है अपचयन होगा। तो आप यहां पर सेल के जोड़े बनाओ जिनका ई नोट क्या रहता हो बेटा, धनात्मक रहता हो, वही सेल काम करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को शायद पूरा नहीं लिखा हुआ, बस ये दे दे विकल्प। तो आप लोग क्या करोगे दोस्तों, अगर मान लो मैं लेड और निकल का बनाता हूं, क्योंकि यहां पर बनेंगे तो बहुत सारे, इसका इसका बन सकता है, ठीक है। पहले देखो लेड का किसके साथ बना रखा है, निकल का, तो एक तो ये बनाओ, जो ऑप्शन है उसको देख के बनाओ। निकल और कैडमियम का बनाओ, निकल का और कैडमियम का बनाओ, और कहा और क्या क्या पूछा है भाई, निकल और कैडमियम, कैडमियम और आयरन, कैडमियम और आयरन एक ये बना के देखो, ठीक है। और भाई कौन सा है, निकल और आयरन, निकल और आयरन, ये बना, ये 4 सेल बना के देखो। अब इन 4 सेलों में जहां पर आपके पास वो आएगा, क्या बोलते हैं, मानक अपचयन वो पॉजिटिव आएगा, वो सेल कंफर्म है। तो देखो भाई दे रखे मानक अपचयन विभव, आपको याद होगा मैंने एक बात बताई थी कि आप अपचयन उसका करना, ठीक है, कैथोड उसका बनाना जिसका मानक अपचयन विभव ज्यादा हो, ठीक है, जिसका मानक अपचयन विभव ज्यादा हो बेटा। और इन्होंने ये नहीं कहा कि इसका क्या बनाना है। अगर हम लेड और निकल का बनाते हैं तो अपचयन इसका करना पड़ेगा, ठीक है, और ऑक्सीकरण इसका करना पड़ेगा, क्योंकि मानक अपचयन विभव इसका ज्यादा है। तो अगर हम सेल बना लें ऐसे करके, निकल 2+ निकल, फिर ब्रिज लेड +2 और लेड, तो इसके लिए ई नोट का मान आएगा भाई, तो इसने ही बोला है कि X का विघटन होगा, X का ऑक्सीकरण होना चाहिए। तो क्रम से दे रखा है क्या, X हमारे पास निकल और लेड होना चाहिए, अगर पॉजिटिव देखा जाए तो निकल और लेड, निकल और लेड। अगर निकल का ऑक्सीकरण करते हो तो लेड का आपको अपचयन करना पड़ेगा, ये एक तो है मैच, ठीक है। अगर हम ये ऐसा होगा, आपको X का अपचयन करना है, तो जो पहले वाली धातु होगी वो X होनी चाहिए बेटा, ये X होना चाहिए और ये Y, ऐसे चेक करना है। अगर भाई मैं निकल का और कैडमियम का बनाता हूं, तो निकल का कैडमियम बनाने के लिए, ठीक है, निकल का और कैडमियम का बनाने के लिए, क्योंकि यहां पर निकल और कैडमियम दे रखा है क्या, निकल और आयरन दे रखा है, निकल और आयरन का बना के देखता हूं भाई मैं, ठीक है, निकल और आयरन का, तो मानक अपचयन विभव इसका ज्यादा है निकल का, ठीक है, तो इसका बनेगा कैथोड, इसका बनेगा एनोड, तो Fe से Fe+2, ठीक है, और बेटा यहां पर निकल +2 से निकल, तभी जाके हमारे पास ये मान आएगा धनात्मक। तो ये हो गया हमारे पास X और ये हो गया हमारे पास Y। तो X के नीचे आयरन होना चाहिए, Y के नीचे निकल होना चाहिए, X के नीचे आयरन होना चाहिए और Y के नीचे आयरन होना चाहिए। तो ये तो उल्टा हो गया बेटा, है ना, ये तो उल्टा दे दिया, तो ये तो नहीं होगा भाई,
फिर ऐसे ही करके आप जो है, ये तो नहीं होगा, तो आप क्या करोगे बेटा, इसका और इसका बना के देखो, मतलब इसका एनोड बना के देखो, इसका कैथोड, इसका एनोड बना के देखो, इसका कैथोड, और उसके हिसाब से अगर ई नोट का मान मतलब ई नोट का मान पॉजिटिव आता है, तब जाके आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो ये तो करेक्ट हो गया एक, ठीक है, एक तो करेक्ट हो ही गया। एक्स निकल है, वाई लेड है, एक्स निकल है, वाई लेड है। अब हमारे पास, क्योंकि हम लोगों से ये पूछा है क्रम से है एक्स और वाई क्या होंगे, और ये भी दे रखा है एक्स का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, तो उसका मतलब भी वही हो गया। अब हमारे पास बचा है इन दोनों को चेक करना, कैडमियम और आयरन। कैडमियम का अगर मैं एनोड बनाऊं और आयरन का कैथोड बनाऊं, तो इन दोनों में कैडमियम का मानक अपचयन विभव ज्यादा है, तो कैथोड बनना चाहिए कैडमियम का, और यहां पर उल्टा कर रखा है, कैडमियम का क्या बना रखा है बेटा, एनोड, तो कैडमियम का आयरन के साथ एनोड बनाओगे तो ई नोट का मान ऋणात्मक आएगा। फिर कैडमियम और निकल का देखो बेटा कंपेयर करके, कैडमियम और निकल में इसका मान ज्यादा है, तो बेटा इसका मान ज्यादा है मानक अपचयन विभव, तो इसका मतलब ये हुआ इसका कैथोड बनना चाहिए, इसका एनोड बनना चाहिए, तो कैडमियम का एनोड, निकल का कैथोड, तो ये करेक्ट है। तो आंसर हो गया ए और सी, ठीक है। सारा खेल इस डेटा पे है, सारा खेल जो है वो मानक अपचयन विभव पर है। जिस सेल का मानक अपचयन विभव आप इन धातुओं को ऐसे ऐसे मान के धनात्मक निकाल सकते हो, समझो वो अभिक्रिया काम कर देगी, ठीक है। और कुछ, अब इसमें जैसे हमारे पास सांद्रता दे रखी है, ई नोट का मान धनात्मक, ठीक है, ऐसे ही करना है। वैसे सांद्रता से एक क्वेश्चन और भी कर सकते हो आप, अगर आप लोग सोचो, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, इसको और तरीके से क्लियर कर सकते हो आप। जैसे मान लो कोई भी हो अभिक्रिया X2, जब आप X का ऑक्सीकरण करोगे, X मान लो हमारे पास X+2 प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे चला गया, और Y+2 का आप अपचयन करोगे बेटा, तो Y ऐसे आ गया। दोनों अभिक्रिया को जब जोड़ोगे ना, तो इससे ऐसे ऐसे काट देना, काट लोगे। अब आपने X और Y तो ठोस है, इनका भी कोई मतलब नहीं है, तो इधर लिखोगे Y+2, इधर लिखोगे X+2, तो हमारे पास जो ईएमएफ है वो बराबर होगा ई नोट ऑफ सेल माइनस 0.059 मान लेना है, 0.06 मान लेना, ठीक है। इन्होंने दे रखा है क्या कुछ मान, इन्होंने तो बहुत सारा हल करवाएंगे भाई, पर ठीक है। आप 0.06, यहां पर दो लोग X+2 की सांद्रता और Y-2 की सांद्रता, Y+2 की सांद्रता, ऐसे कर लेना, ठीक है। अगर आप ई नोट से मान आंसर नहीं देना चाह रहे, क्योंकि सांद्रता का भी यूज हो जाएगा जो दे रखी है, तो X+2 की सांद्रता दे रखी है ये, और Y की दे रखी है बेटा ये, तो यहां पर आप रखोगे ई नोट ऑफ सेल का मान आपको निकालना पड़ेगा बेटा, पहले जो जो मान रखा है उसके आधार पर कैडमियम और निकल का, कैडमियम और आयरन का, निकल का और लेड का, इनका मान के निकालोगे ई नोट, ठीक है। और फिर मान रखोगे यहां पर जो सांद्रता दे रखी है बेटा वो रख लोगे, अगर उसका मान धनात्मक आ गया ईएमएफ का, तब वह सेल कार्य कर रहा होगा। पर अगर निर्माण की बात करें तो जो ई नोट ऑफ सेल है वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, तो फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो जैसा मैंने आपको बताया था वैसे, ठीक है जी, क्लियर है भाई। तो वैसे तो इसका आंसर वही होगा जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, कि ई नोट चेक करो बस, उसके हिसाब से आंसर दो। आई थिंक इसका आंसर हमारे पास एक तो निकल और आयरन आया था शायद, है ना, निकल का ऑक्सीकरण, आयरन, और एक क्या आया था बेटा हमारे पास, और एक तरीका और बताऊं भाई, मैं तीसरा तरीका बताता हूं इस क्वेश्चन को और सरलता से करने का, ठीक है। आपको वो सीरीज आओगी, लिखबा सरकाना मग अलमन जानकर फीकड़ कोनी सनपा भकू अजहज पटू, देखो
लिखबा सर का ना मग अल मन जन कर पी कड़ को नी सन पब ह कु, मतलब यहीं से काम बन जाएगा। तो ऊपर वाली धातु जो होनी चाहिए वो एनोड होनी चाहिए, ऊपर वाली धातु एनोड होनी चाहिए। तो यहां पर कैडमियम और निकल में कंपेयर करोगे तो कैडमियम ऊपर है, निकल नीचे, तो ऊपर वाली एनोड होनी चाहिए, तो ये हो जाएगी एनोड और ये कैथोड। यही तो ये पूछ रहा है और सही दे रखा है। कैडमियम का आपने एनओ बनाया तो ये करेक्ट हो गया, ठीक है। एंड निकल और आयरन में देखो बेटा, निकल और आयरन, निकल और आयरन, लेकिन Fe+2 है ये, वो Fe+3 में होगी। निकल और आयरन में निकल का कैथोड बनना चाहिए था, इस डेटा के हिसाब से कर लेना। एक दो वैसे यहां से आएगा, निकल आपका इसमें बनेगा निकल का कैथोड और आयरन, इसका आप इनोट निकाल लेना बेटा, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो हमें दे रखा होता है ये Fe+3 के लिए होता है आयरन, कभी इसमें कम वो आ जाए। पर हाँ, ये तीसरा तरीका हो सकता था आंसर लगाने का। अब आगे देखते हैं भाई, यहां पर कुछ डेटा दे रखा है। इन्होंने कहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर मानक अपचयन विभव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के आंकड़े नीचे दिए गए हैं और आपको कॉलम ए और कॉलम 2 ये दे रखे हैं, उनकी सहायता से ई नोट कैलकुलेट करना है। तो एक तो दे रखा है बेटा Fe+3 से Fe, तो Fe+3 से Fe का मतलब होता है बेटा, Fe+3 से Fe का मतलब होता है अपचयन। तो आप इसका ना वो लिखो, जिसका भी हम लोग अर्ध अभिक्रिया का अपचयन निकाला करते थे, जैसे मुझे ई नॉट Fe+3 से Fe चाहिए, तो उसकी समीकरण लिखो Fe+3 प्लस के 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe। अब इस समीकरण को इनसे प्राप्त करो, तो आयरन के वाली अभिक्रिया दे रखी है बेटा ये दोनों। अब इन दोनों से अगर आप हेल्प करोगे तो Fe+3 का होना चाहिए लेफ्ट में, तो इस अभिक्रिया को तो रखो ऐसे ही, Fe+3 प्लस के 1 इलेक्ट्रॉन तो Fe+2 में चला जाएगा, और यहां पर जो E1 नॉट होगा बेटा वो होगा हमारे पास 0.77 वोल्ट। अब क्योंकि Fe हमें राइट में चाहिए तो यहां पर Fe हमें राइट में दे रखा है, इसको भी आप एज इट इज लिख दो, Fe+2 प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन और Fe, तो यहां पर जो E2 नोट होगा वो होगा माइनस के 0.44। आपको एक याद होगा, जब इन दोनों अभिक्रिया को जोड़ेंगे ना तो हमारे पास वही समीकरण आएगी जो हमें चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ये कट जाएगा Fe+3 प्लस के 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe। इस अभिक्रिया के लिए अगर आपको मानक अपचयन विभव निकालना है तो अर्ध सेल का मानक अपचयन विभव निकालने का तरीका मैंने बताया था, ई नॉट ऑफ सेल यानी Fe+3 से Fe बराबर N1 E1 नॉट प्लस N2 E2 नॉट डिवाइड बाय N। अब N1 का मतलब होता है जो पहले वाली सेल है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E1 नॉट हो गया ये, तो 1 गुणा 0.77 प्लस N2 का मान 2 है, तो 2 गुणा इसका हो बेटा 0 माइनस के 0.44, ठीक है। और भाई डिवाइड कर दोगे टोटल N से, टोटल इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास 3, तो ये मान आएगा हमारे पास 88 में से गया तो माइनस के 1.11 माइनस 0.11 और बटे 3, तो 0.03 दो चला गया 036 वोल्ट आएगा बेटा, 0.036 वोल्ट। तो 0.036 दो दशमलव तक दे रखा है, दशमलव के 2 स्थान तक दे रखा है बेटा। तो अगर 6 को हटाएंगे तो यहां पर 6 को हटाने के बाद 6 5 से बड़ा मान है तो 3 में जोड़ दोगे 1, तो लगभग मान आएगा हमारे पास माइनस के 0.04।
माइनस के 0.04, तो ये मान तो हमें दे दिया बेटा थर्ड, तो P का होना चाहिए 3, P का 3 एक ही जगह पर है, इसीलिए ये आंसर हो गया। किसी भी मतलब वैसे तो मैं सबका निकालता अगर और की जरूरत पड़ती, तो पहले से ही पता लग गया, क्योंकि देखो P का थर्ड यहीं दे रखा है और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको इसका चाहिए था, ये भी कॉपर 2+ से कॉपर और ये कॉपर 2+, ठीक है, या फिर इसका निकालते आप या इसका निकालते आप, तो डेटा दे रखा था हमारे पास। ठीक है, इन डेटा का यूज करके क्रोमियम वाला निकल जाता, इसका यूज करके वाटर वाला निकल जाता, और इन दोनों का यूज करके कॉपर वाला निकल जाता, और इन दोनों का यूज करके हमने ये निकाल दिया, तो आंसर हमारे पास एक में ही आ गया। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन था हमारा, कब का आया था ये क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन PYQ है बेटा आपका, शायद ईयर लिखना भूल गए होंगे भैया, पर IIT में आया हुआ क्वेश्चन था। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2018 का। अब ये जो क्वेश्चन देख रहे हो आप, विद्युत रासायनिक सेल, सेल दे रखा है, सेल का मानक विद्युत वाहक बल यानी ई नोट का मान दे रखा है, जब Mg+2 की सांद्रता बदलकर xm कर दी जाती है, अभी दे रखे 1 मोलर, ठीक है, फिर कर देंगे x, तो 300 केल्विन पर सेल का विभव बदलकर ई नोट ऑफ सेल तो वही रहेगा बेटा, तो सेल विभव यानी ईएमएफ इतना रह जाता है, x का मान बताना है क्या होगा। तो भाई जेईई एडवांस 2018, सबसे पहले तो आप इनकी अभिक्रिया लिखोगे, ठीक है, लिख लोगे भाई अभिक्रिया, मानक अपचयन विभव दे रखा है, x का मान निकालना है, कॉपर की सांद्रता वही रहेगी। तो सबसे पहले हमारे पास अगर ऐसे इनकी अभी समीकरण लिखी जाए, तो मैग्नीशियम का क्या होगा बेटा ऑक्सीकरण, और कॉपर 2+ का क्या होगा बेटा अपचयन। ठोसों को हम वैसे भी नहीं लेते, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, यहां आएगा कॉपर 2+ और यहां पर होगा बेटा Mg+2। अब इस अभिक्रिया के लिए ये दे रखा है बेटा हमारे पास, ध्यान से देखना, ई नोट ऑफ सेल, ये दे रखा है बेटा हमारे पास ईएमएफ, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n हो गई, बस आप यहां पर रखोगे नेचुरल लॉग 10 का, मतलब सब दे रखे हैं, आपको बस वैल्यू यूज करनी है, नर्स्ट इक्वेशन यूज करनी है और अपना मान निकालना है। ठीक है, आशा करता हूं कि यहां तक तो समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, जैसे एक फॉर्मूला हमारे पास ये होता है ना, क्या बोलते हैं, हिंट दे देता हूं, ईएमएफ बराबर ई नोट ऑफ सेल माइनस के, ठीक है, RT/NF नेचुरल लोग, ठीक है, RT नेचुरल लोग प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट, N का मान यहां से, R/F का मान, F/R का मान ये दे रखा है, तो ये रखना, तापमान 300 केल्विन रखा है तो 300 रखना, बाकी हल करने के बाद जो भी आएगा उसको यूज कर लेना। और नेचुरल लोग 10 दो, नेचुरल लोग को लोग में कन्वर्ट करना चाहते हो तो बेटा वो 2.3 से मल्टीप्लाई करना, खाली 2.3 से, 2.303 से नहीं, केवल 2.3 से, तो मान निकल के आएगा। ठीक है, तो इतना हिंट है। अब देखो बेटा, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर दे रखा है बेटा 200 केल्विन पर एक दुर्बल एकल क्षारीय अम्ल एसिड की मोलर चालकता 4 × 10⁻2 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स 298 केल्विन पर इस अम्ल के विलयन के लिए वियोजन की मात्रा है अल्फा, ये ए होगा, अल्फा होगा, और मोलर चालकता y × 10⁻2। ये तो पैराग्राफ वाला क्वेश्चन था, इसके क्या आंसर है भाई, क्वेश्चन क्या क्या है, मतलब क्वेश्चन सेम है, ये और ये बेटा क्वेश्चन सेम है, बस एक बार क्या करना है आपको, y का मान निकालना है
और एक बार क्या है, आपको अल्फा का मान निकालना है। तो ये 2 क्वेश्चन होंगे बेटा, एक ही इसमें है, ठीक है। 2 क्वेश्चन होंगे, ईयर इसमें लिखा नहीं हुआ है, पर ये आईआईटी का एडवांस का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले करोगे क्या आप लोग यहाँ पर, तो सबसे पहले तो ये जो है लिमिटिंग लैम्डा एम इनफाइनाइट हो गई। और भाई जब हमारे पास मान लो सांद्रता सी थी, ठीक है, सांद्रता सी थी स्टार्टिंग में, तो तब हमारे पास इसको मान लेना आप वियोजन की मात्रा अल्फा, तो मोलर चालकता इतनी थी, y इंटू इतनी। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, जब सांद्रता C है, जब सांद्रता C है, तो बेटा हमारे पास अल्फा बराबर हो जाएगी लैम्डा m बटे लैम्डा m इनफाइनाइट। और लैम्डा m का मान कितना दे रखा है बेटा हमारे पास, लैम्डा m का मान दे रखा है हमारे पास y गुणा 10 की घात 2, और लैम्डा m इनफाइनाइट का मान दे रखा है 4 गुणा 10 की घात 2। तो अल्फा और y के बीच में एक संबंध आया, ठीक है, कि ये इससे कट जाएगा, y का मान जो है वो 4 अल्फा है, y का मान जो है वो 4 अल्फा है, ब्रज गुणा करोगे ना 4 अल्फा आ जाएगा स्टार्टिंग में। तो y का मान निकालना है, अल्फा का मान कैसे निकालोगे ये देखते हैं बेटा हम। क्या करोगे आप, अल्फा का मान कैसे निकालोगे, देखो भाई, अगर कोई हमारे पास दुर्बल अम्ल होगा मोनोबेसिक, तो वो कैसे टूटेगा भाई, वो टूटेगा Ha और H प्लस और A माइनस में, टूटेगा कि नहीं टूटेगा। आप लोगों को ये भी एक फॉर्मूला पता होगा कि टाइम 0 पर जब हम इसकी सांद्रता C मानते हैं तो इसका कुछ नहीं, और जब साम्यावस्था आती है, जब साम्यावस्था आती है तो हमारे पास क्या होता है बेटा, C माइनस के C अल्फा, इसका C अल्फा, इसका C अल्फा, तो वियोजन स्थिरांक आएगा हमारे पास कि C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस के अल्फा, यही आता है बेटा के ए इससे। तो इसको हमें 2 अलग अलग अवस्थाओं में दे रखा है बेटा, हमें क्या दे रखा है, 2 अलग अलग अवस्थाओं में, C बराबर C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, इतना सभी लोग जानते हैं भाई यहां तक तो, यस और नो। अब देखो बेटा, अब इसको हम 2 अलग अलग अवस्थाओं में मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं बेटा, 2 अलग अलग अवस्थाओं में। जैसे अवस्था 1, तो हमने क्या कर दिया भाई, अवस्था 1 में के ए बराबर मान लिया C1 अल्फा 1 का वर्ग और 1 माइनस के अल्फा 1, ठीक है, अल्फा 1 आ गया। और बेटा अवस्था 2, अवस्था 2, तो के ए बराबर होगा C2 अल्फा 2 का अल्फा 2 का वर्ग 1 माइनस के अल्फा 2। अब क्योंकि सांद्रता के बदलने पर जो है ना बेटा वियोजन स्थिरांक चेंज नहीं होता, तो इनको बराबर कर लो, लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिएगा बेटा, हमें यहाँ पर अल्फा 2 भी चाहिए। तो जैसे हम लोगों ने अल्फा 1 निकाली थी पहले, याद होगा आपको, अल्फा 1, ठीक है, ये अल्फा 1 ही थी क्योंकि हमने पहले वाली मोलर चालकता यूज करी थी, तो y बराबर 4 अल्फा 1 आ गया था, कोई दिक्कत तो नहीं आपको, नहीं सर। अगर मैं इसी को दूसरे के लिए लगाऊं बेटा, क्योंकि बाद में भी तो उसने दे रखा था ना भाई, जब हमने 20 गुना वो कर दिया था, तनु कर दिया था, यानी अगर हम C2 को C बटा 20 कर दें, नहीं C2 को सांद्रता को बढ़ाएं घटाएं, हाँ C बटा 20 कर दें, तो हमने क्या कर दिया भाई, सांद्रता को बढ़ाया घटाया, घटाया, 20 गुना तनु कर दिया, मतलब आयतन बढ़ा दिया। C2 को हमने C बटा 20 कर दिया, उस टाइम पर जो हमारे पास अल्फा 2 होगी वो होगी लैम्डा m2 बटे लैम्डा m इनफाइनाइट, और ये दे रखा है 3y इंटू 10 की घात 2 बटे 3y इंटू 10 की घात 2, और बेटा लैम्डा m का मान दे रखा है 4 गुणा 10 की घात 2, इससे कट गया बेटा,
लैम्डा m2 3y के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया बेटा? तो हमारे पास ये हो जाएगा, 1 मिनट, ब्रज गुणा कर दो, 4α2 बराबर आ गया 3y। ठीक है, y का मान आ गया। तो y का मान आ गया हमारे पास। अगर हम लोग रिलेशन निकालें यहाँ पर, ठीक है, y का मान यहाँ रख के देखो, क्योंकि आगे हमें दोनों में कैंसिल ही करना है। तो अगर हम अल्फा y के स्थान पर 4α1 रख दे बेटा, यहां से 4α2 बराबर 3 गुणा 4α1। ठीक है, तो 4 से 4 कट गया, α2 जो होगा वो 3 गुणा α1 के बराबर होगा। 3 गुणा α1 के बराबर होगा बेटा। तो बस आपको कुछ नहीं करना, सिंपली अवस्था एक अवस्था दो अलग अलग अवस्थाएं हैं, दोनों का वियोजन स्थिरांक समान रहेगा, क्योंकि वियोजन स्थिरांक ताप पर निर्भर करता है, सांद्रता पर नहीं। तो आप इनको बराबर कर देना। C1, हिंट दे रहा हूं मैं आपको, टेंशन ना लो। C1 α1 का वर्ग 1 माइनस α1 बराबर C2 α2 का वर्ग 1 माइनस के α2। ठीक है, तो जहां मान लो अगर हमारे पास C1 का मान C है, तो C2 का मान कितना होगा ये सोच के देखो। C2 का मान सांद्रता 20 गुना तनु हो गया, यानी जो 20 से भाग कर देंगे हम लोग, 20 से भाग कर देंगे। यानी एक तरीके से अगर हम ये मान लें यहां पर, सांद्रता का फॉर्मूला होता है मोल बटे आयतन। तो तनु कर दिया 20 गुने का, तो C1 अगर ये है तो C2 का मान हो जाएगा N बटे 20V, है ना? यही तो होगा ना बेटा, 20V। आयतन को 20V कर दिया, दोनों को भाग करेंगे तो C2 का मान आएगा C बटे 20। C2 का मान आएगा C बटे 20। तो आप लोगों को क्या करना है बेटा, C2 के मान को रखना C बटे 20, C1 के स्थान पर रखना C। α1 के जब मतलब एक तरीके से समीकरण को हल करते हुए, चाहे तो तुम्हारे ऊपर α2 का मान वहां पे रख लो या α1 का मान रख लो, आपको α1 का मान निकालना है। सपोज करो, इसको हल करके तरीका मैंने आपको बता दिया। फिर आप लोग क्या करोगे, जब α1 का मान निकल जाएगा तो y बराबर 4α2 आए, α1 है तो फिर y का मान निकाल लेना। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो C1 के स्थान पर मान लो हमने C रखा। ठीक है, C1 के स्थान पर हमने C रख दिया, या N बटे V रख दो, N बटे मोल बटे आयतन। α1 के स्थान पर α1 का स्क्वायर रखा, 1 माइनस α1 बराबर C2 के स्थान पर रख दिया आपने मोल बटे आयतन, पर यहां पर 20 से तनु 20 गुना तनु करा है तो यहां पर 20 कर दिया। α2, α1 और α2 में एक संबंध बताया होगा कहीं पर मैंने, देखो α2 बराबर 3α1 होता है। तो α2 बराबर 3α1 का वर्ग कर दोगे बेटा। ठीक है, भाग करना है 1 माइनस के 3α1। अब आपको इससे तो कट गया बेटा ये, ठीक है, इससे तो कट गया हमारे पास ये, और α1 का वर्ग है, α1 का वर्ग है, ये भी कट गया, मतलब α1 का वर्ग है, ये कट गया। यहां बचेगा 1, 1 माइनस के α1 बराबर, अब यहां पर इसका स्क्वायर करना तो 9 आएगा, ऊपर 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, तो 9/20 और 1 माइनस के 3α1। अब इसकी आपस में ब्रज गुणा कर लेना, तो हमारे पास आएगा 20 और माइनस के 60α1 बराबर, इधर गुणा करोगे ऐसे करके 9 माइनस के 9α1, 9α1। तो अब हमारे सामने इसको इधर ले जाओ, तो 51α1 बराबर होगा 20/9। ठीक है, 20/9। तो भाई α1 का मान आएगा 20/51 गुणा 9। तो
तो इस तरीके से आपको अल्फा 1 और अल्फा 2 का मान निकालना है और फिर y का मान निकालना है। अगर हम इसकी सांद्रता को c मान लें तो इसको c/2 इसको c मान लें, c/20 मान लें, तो इसको c मान लो। देखो बेटा 20 गुना तनु का तो मतलब ही होगा, ठीक है, सांद्रता का मान कम करना है। पानी के साथ 20 गुना तनु करने पर विलयन की मोलरता इतनी हुई, ठीक है। आप ऐसे मान रखना, ठीक है, इसको हल कर लेना, थोड़ी खिचड़ी पकी है लेकिन खुद से सॉल्व करना, ठीक है, करना यही है, एट द एंड करना यही है, अल्फा C1 C2 मतलब यहां पर ये वाला यूज करना बेटा, ठीक है, ये वाला व्यंजक यूज करना और ये वाला करना, फिर आपको y का और अल्फा का मान दोनों का निकल के आ जाएगा और वही मान आपको यहां पे रखना है। ओके गाइस, तो आशा करता हूं कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी इस क्वेश्चन को, बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। दो मान निकालने, यहां पर लिखा नहीं है क्वेश्चन के अंदर अल्फा का मान पूछा है, लेकिन जब ये आया था क्वेश्चन तो अल्फा का एक क्वेश्चन था और वाई का मान भी पूछा था, यहां पर वाई का मान भी निकालना है, तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा और फिर उसके बाद आप लोग कर लेंगे। एक्स से वाई गया, डेल्टा जी का मान दे रखा है बेटा इतना, निकालने वाली संपूर्ण ऊर्जा m प्लस से m+2 पर गई, 2 इलेक्ट्रॉन, ई नोट का मान दे रखा है, ऑक्सीकृत करने वाले किया जाता है तो मानक परिस्थितियों में जब x का 1 मोल y में परिवर्तित होता है तो ऑक्सीकरण होने वाले m+ के मोलों की संख्या बतानी है कितनी होगी, ठीक है। तो आप इस वाले डेटा से क्या करोगे बेटा, डेल्टा जी नोट बराबर माइनस के NF(E0) का यूज करते हुए n का मान निकालना, और फिर जब n का मान निकालोगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई इतने इलेक्ट्रॉन आए, फिर इसके हिसाब से चेक करना क्रॉस करके, ठीक है, कि अगर मान लो उसका मान 1 आया तो फिर 2 से गुणा, 1 का मतलब है उसका आधा, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे इलेक्ट्रॉन बराबर करने हैं आपको और फिर आपको आंसर निकालना है। चलिए भाई, तो गाइस आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, आशा करता हूं कि आज का आपका लेक्चर आज का समझ में आया होगा, काफी लंबा लेक्चर हो गया, ठीक है, क्योंकि चैप्टर 2 थे और बड़े बड़े चैप्टर थे, ठीक है। तो आखिर के क्वेश्चन मैंने आपको बताए, पैराग्राफ दे रखा है, अल्फा 1 अल्फा 2 मानना है, वाई और वाई, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, जैसे पढ़ाई करते रहे, मनोबल गिरे ना दें। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।